मेरा नाम रहमत है और जन्म की तारीख के बारे में तो पक्की तारीख पता नहीं है, लेकिन जो स्कूली रिकॉर्ड में लिखी है उसके मुताबिक 1 जुलाई 1970 को जन्म हुआ। और माता पिता किसानी से जुड़े हुए रहे हैं और बस वही उनका व्यवसाय रहा है। आर्थिक स्थिति जैसा मैंने सुना है परिवार में, हालांकि मैंने देखा नहीं, उसके मुताबिक तो काफ़ी ख़राब आर्थिक स्थिति रही है हमारे परिवार की शुरुआत में। मतलब मेरे जन्म के पहले की बात है। खेती रही है लेकिन खेती उत्पादक नहीं रही होगी या जो भी और कुछ वजह रही होगी जिसकी वजह से खेती से पूरा नहीं होता था, तो मजदूरी भी करना पड़ती थी। मजदूरी केवल माता पिता नहीं, मेरे से पहले जो भाई बहन हैं उन्होंने भी परिवार के लिए मजदूरी की है। हाँ, पिताजी का नाम अलाबख्श था और माता का नाम बशीरन बाई। पिताजी खेती के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक दवाई भी देना का जानते थे और वो करते थे। कुछ कुछ जो सामान्य रोगों के बारे में जो दवाइयाँ देते थे वो काफ़ी लोगों को असर होता था और उसका फिर काफ़ी दूर दूर से लोग जो परिचित है या जो जिनको फ़ायदा हुआ वो सुन के फिर आते रहे हैं। हमारे परिवार के बारे में जो सुना है मैंने गांव में और परिवार में भी, तो राजस्थान से आए हैं धीरे धीरे। और राजस्थान से आने के दौरान बीच में कहीं चंदेरी है पश्चिमी मध्य प्रदेश में, राजस्थान की बॉर्डर पर, तो वहाँ पर कुछ समय के लिए रुके माइग्रेशन के प्रक्रिया में। तो फिर इसलिए कई सारे जो हमारे जो लोग हैं वो चंदेरी सरनेम लगाते हैं, क्योंकि चंदेरी में रुक के सीधे यहाँ पर नहीं आए, समय के साथ साथ आगे बढ़ते गए। तो ये है हमारा परिवार। मुख्य रूप से पिंजारा जो रुई पींजने का, गद्दे भरने का जो काम करता था वो परिवार, हमारा पुश्तैनी धंधा वो रहा है। हालांकि हमारे गांव में मुस्लिम परिवार करीब 80-85 के आसपास मुस्लिम परिवार हैं, सभी एक ही कम्युनिटी के हैं। लेकिन वो जो पींजने का जो व्यवसाय है वो काफ़ी पहले ख़त्म हो चुका है। मैंने सिर्फ एक ही घर में वो पींजने का पुराना जो यंत्र होता है लकड़ी का वो देखा, मशीन वाला नहीं, हाथ से करने वाला। तो वो एक ही घर में देखा, वो भी ऐसे ही रखा हुआ कि हाँ हमारे घर में कभी ये काम होता था। तो वो तो सारा ख़त्म हो गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि जब माइग्रेट करके इस तरफ आए ये लोग, तो काफ़ी पुरानी, मतलब कि 200-300 साल पुरानी बात रही होगी। पता नहीं चलता कि कितना पुराना है, हो सकता है 200-250 साल पहले रह रहा। तो वो कहीं ज़मीन की खोज में आगे बढ़े हैं कि इस तरफ ज़मीन जब रही होगी खाली, निर्जन इलाका रहा होगा, या कम से कम इतनी ज़मीनें होगी कि और दूसरे लोग आके यहाँ पर बस सकते हैं, तो शायद वो खेती करने लगे और खेती के साथ वो फिर धंधा छूटता गया। तो धीरे धीरे खेती में लग जाने की वजह से संभव है कि वो जो पुश्तैनी धंधा है वो ख़त्म हो गया होगा। तो अब तो सारे लोग खेती कर रहे हैं या खेती के अलावा कुछ दूसरे छोटा मोटा अपना कारोबार कर रहे हैं। चिखलदा में मुख्य रूप से किसानी लोग हैं, उसमें मुस्लिम हैं, यादव हैं, दलित परिवार हैं, कुछ आदिवासी है, ब्राह्मण हैं, राजपूत है, सिरवी है, लेकिन यादव और मुस्लिम ज़्यादा लोग हैं। 10 एक परिवार ब्राह्मण भी होंगे। तो ये है, लेकिन सभी का ज़्यादातर, मतलब दलित लोगों को छोड़ के सभी के पास खेती है। आदिवासियों के पास भी खेती है, लेकिन शायद वो उनकी खेती कभी हाथ से निकल गई होगी। तो अभी कई सारे आदिवासियों के पास खेती है, लेकिन वो अतिक्रमण वाली ज़मीनें हैं।
मतलब कुल मिला के गाँव की जो पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो खेती से ही जुड़ी होगी। चिखलदा का इतिहास काफ़ी पुराना है, चूँकि नर्मदा के किनारे बसा है चिखलदा, और सारे जो प्राचीन चाहे गांव हो शहर हो जो नदियों के किनारे बसते थे, चिखलदा भी उसी तरह का गांव रहा है। तो वहाँ पर व्यापारिक जो कम्युनिटी है व्यापार करने वाली, वो कभी रही होगी, क्योंकि चिखलदा का इतिहास यदि हम जाते हैं तो 4000 साल पहले तक मिलता है। इस दौरान काफ़ी बार कई बार चिखलदा उजड़ा होगा, बसा होगा, तो अलग अलग समय में अलग अलग रहा होगा। चूँकि चिखलदा एक मुख्य मार्ग पर बसा होने की वजह से एक तो व्यापार का रास्ता रहा है वहाँ पर, और दूसरा व्यापारिक केंद्र भी रहा होगा। चिखलदा का पुल 1964 में चालू हुआ। उसके पहले मुख्य रूप से जो आवागमन होता था वो नर्मदा में नाव के माध्यम से होता, लेकिन रास्ता यही था। तो उस इलाके में एक बड़ी जगह चिखलदा व्यापारिक केंद्र रहा है। चिखलदा में जब तक ये सड़क नहीं बनी थी और जब तक आवागमन के ज़्यादा साधन नहीं थे पुल वगैरह के, तब तक चिखलदा में बराबर शुक्रवार के दिन बाज़ार लगा करता था, एक बड़ा बाज़ार हुआ करता था, आसपास का बड़ा गांव है। चिखलदा सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रही है। चिखलदा 4 राज्यों की, आज़ादी के पहले 4 राज्यों की बॉर्डर पर बसा था। चिखलदा से पार हो तो बड़वानी स्टेट शुरू हो जाती थी। चिखलदा में आज जो पुल बना है वहाँ से 200 मीटर पूरब की ओर जाएं तो एक नाला पड़ता है जो मेरे घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। वहाँ से ग्वालियर स्टेट शुरू हो जाती थी, और उस तरफ जाएं तो निसरपुर से इंदौर स्टेट शुरू होती थी। बीच में इधर ही कहीं गणपुर और आसपास से धार स्टेट का हिस्सा होता था। हाँ, होलकर भी, होलकर मतलब इंदौर, पवार मतलब धार, और सिंधिया मतलब ग्वालियर, और बड़वानी की राणा की स्टेट। तो सामरिक दृष्टि से बड़ा स्थान होने की वजह से चिखलदा की जो जनसंख्या है उसमें सरकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ा हिस्सा था। तो दूसरा इतिहास की बात है, तो इतिहास में चिखलदा का वैसे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कुछ किया है, हालांकि डिटेल्ड एक्सकवेशन तो अभी होना बाकी है और कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन वो जो प्रमाण है कुछ तो आप आँखों से अभी भी देखा जा सकता है वहाँ पर उसकी प्राचीनता का। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो प्रारंभिक सर्वे किया पोट्री वगैरह देख के, उससे अंदाज़ा लगाया कि करीब 2000 BC के आसपास यहाँ पर आबादी रही होगी। दूसरा, इस इलाके में सबसे पहला जो किसान समुदाय है उसके प्रमाण चिखलदा में मिले। यहाँ पर एक मृद भांड में, मिट्टी के बर्तन में चावल मिले हैं। दूसरा, निवासी बहुत पुराने हैं यहाँ पर। जैसा आर्कियोलॉजी के हिसाब से अपन देखें तो नर्मदा घाटी में एक खापर खेड़ा है जहाँ पर खुदाई हुई है डिटेल्ड, हालांकि बीच में उसको रोक दिया शायद इसी वजह से कि और ज़्यादा यदि प्रूफ मिलेंगे उसको लेके तो बाद में डुबाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पर्यावरणीय जो कानून है उसके अनुसार जब तक इस तरीके की चीज़ों का जो पुरातत्वीय महत्व की जो चीज़ें हैं उसका पूरा अध्ययन नहीं हो जाता तब तक उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, डुबा भी नहीं सकते। तो सरकार इसीलिए डर गई, यदि खापर खेड़ा का पूरा यदि अध्ययन करेंगे तो शायद फिर उसको डुबाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए रोक दिया उसको बीच में से। और उसके बाद आगे का एक्सकवेशन अभी भी नहीं किया, न इसके बारे में कुछ योजना है, शायद ऐसे ही डुबाने का इरादा है इसको। खापर खेड़ा के अलावा पिपरी में डिटेल खुदाई हुई, नावड़ा खेड़ी मतलब चिचली जो है मंडवाड़ा के पास, अपना दवाना के पास, वहाँ पर नावड़ा खेड़ी एक गांव है, उजाड़ गांव है लेकिन पास में चिचली आबाद गांव है, वहाँ पर भी खुदाई हुई है।
लेकिन इतने सारे प्रमाणों से लगता है कि नर्मदा घाटी काफ़ी पुरानी ह्यूमन सेटलमेंट रही है यहाँ पर, और चिखलदा भी उसमें से एक है। जैसा पिपरी में हमको पिट ड्वेलर्स मिला था, इसी तरह चिखलदा में भी पिपरी तो एक अपेक्षाकृत छोटी बस्ती थी कि वहाँ पर पिट्स मिली है, लेकिन 2-3 ही पिट्स मिली है। उसके बाद फिर चिखलदा की जो आबादी है उसमें अभी तक ऊपर वाले प्रमाण, क्योंकि पूरी खुदाई नहीं हुई, शायद वो भी मिलेंगे। 4000 साल पहले के यदि पिट्स ड्वेलर मिल रहे हैं तो ऊपर रहने वाले मिलेंगे। किसान समुदाय यदि वहाँ पर इस इलाके का पुराना मिल रहा है तो ऊपर वाले और भी प्रमाण मिलेंगे, लेकिन खुदाई हुई नहीं। लेकिन संयोग से जब चिखलदा पुल बना तो पुल के लिए एक पहाड़ी को पूरा काटना पड़ा उनको। उस कटाई ने बहुत सारे रहस्य खोल दिए, जिसमें लगा कि ये बसाड़ बहुत पुरानी है। और आज भी मतलब करीब 2 साल पहले तक तो एक पिट, आज भी वहाँ से कराड़ में से लोग मिट्टी खोदते हैं तो वो नए नए चीज़ें दिखती रहती है। 2 साल पहले तक एक पिट इतनी साफ दिख रही थी कि लोगों के रहने की। तो ये पिट असल में शुरुआत में जब लोग साथ में रहने लगे थे तो फिर क्या था कि उसको सुरक्षा की भी ज़रूरत थी। सुरक्षा के लिए तब व्यक्ति अपना आवास जो बनाता था वो क्या करता है, ज़मीन के अंदर पिट बना के, और वो पिट होती थी 10 फीट 12 फीट से लेके 20 फीट गहरी तक हो सकती थी। वो पिट का साइज़ भी 8 बाई 10 10 बाई 10 ऐसा ज़मीन के अंदर होता था। तो ऊपर से तो वो छोटी होती थी और अंदर जाके पूरा कमरा होता था। वो इसलिए कि ऊपर एक छोटा सा एक दरवाज़ा, ढक्कन, पत्थर कुछ ऊपर रख दिया और अंदर रह सकते थे। तो वो उस समय का साल पहले तक लोग पिट्स में रहा करते थे। तो वो जो पिट्स है नर्मदा घाटी के कई सारे गांव में, लेकिन चिखलदा में बड़ी मात्रा में पिट्स है और वो अभी दिखती है। यदि खुदाई करें तो शायद मुझे लगता है कि इस इलाके का सबसे बड़ी जो बस्ती है वो चिखलदा में ही निकलेगी। रहमत, कल जो बात हुई वो 94 तक की काफ़ी कवर हुई है, पर 94 से तुमने कहा कि तुम बड़वानी कार्यालय में पूरा काम संभालने लगे, जिसमें अलग अलग जिम्मेदारियां तुम्हारी थी। उसमें मुझे जो प्रमुख जिम्मेदारियां तुम्हारी लग रही, खैर पूरा कार्यालय संभालना मतलब तो बहुत सारी रहती है, अकाउंट से लेकर वगैरह, पर मुझे लगता है कि उसमें 4 प्रमुख भूमिका तुम्हारी खास रही है, और उसके अनुभव के बारे में अगर तुम बांट सकते हो, क्योंकि बाकी तो काफ़ी सारी रही होगी। उसमें एक तो आंदोलन का कार्यभार बहुत युवा संभालते थे, वो आदिवासी क्षेत्र में भी यहाँ से जाते थे, वो चाहे वाहन चलाना हो कि चिट्ठियों पत्रों का, वो जारी रहा, नए नए आते गए, उसमें जुड़ते गए। तो वो एक युवाओं को यहाँ से निकालना, उनका पूरा संचालन करना, वो एक बड़वानी कार्यालय की बड़ी जिम्मेदारी थी। उसमें समस्याएं भी काफ़ी आती थी। तो युवाओं की योगदान की हम जब कल बात कर रहे थे तो उसके कंटिन्यूएशन में कुछ सवाल है। एक दूसरा, मीडिया, मुझे लगता है कि तुमने स्थानीय मीडिया का तो बताया क्या अनुभव रहा, मध्य प्रदेश लेवल का मीडिया का क्या अनुभव रहा, और राष्ट्रीय स्तर पर भी। और बड़वानी कार्यालय केवल प्रिंट और टीवी मीडिया ही नहीं, पर हमारा एक प्रचार प्रसार का भी एक केंद्र रहा है बड़ौदा कार्यालय छोड़ के। तो उसमें तुम्हारा अनुभव और क्या मीडिया का रुख रहा है आंदोलन को लेके, उसका थोड़ा एनालिसिस। तीसरा, मोबिलाइजेशन। निमाड़ का डूब क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र था, 193 गांव, जिसका पूरा संचालन कार्यक्रमों का, मोबिलाइजेशन का भी बड़वानी कार्यालय से होता था। तो वो किस प्रकार का रहा, कहाँ ताकत रही, कहाँ कमी रही, उसके बारे में भी मुझे तुम्हें सवाल पूछने। और चौथा, अन्य बांधों के क्षेत्र भी उसी समय इर्द गिर्द और निमाड़ से ही उसका लगभग संचालन शुरू हुआ था। इन द सेंस गोई, मान, वेदा, महेश्वर, वहां तक की तो मुझे याद है, पर ये 4 क्षेत्र बड़े
तो कार्यकर्ता में जब तुमने यहाँ 94 में शुरू किया यहाँ पूर्ण समय देने का बड़वानी कार्यालय में, उसके पहले तुम ज्यादा आदिवासी क्षेत्र में भी समय दे रहे थे। 1994 से जब से मैं बड़वानी का कार्यालय देखने लगा, तब मेरे साथ आलोक भाई थे, करण था, सुरेश रंदे कुंडिया का और गेंदालाल, बस इतने लोग थे। और फिर बाकी ऐसे दूसरे युवा कार्यकर्ता भी थे जिनको समय समय पर अलग जगह भेजना पड़ता जहाँ ज़रूरत है। जैसे खासकर उस समय महाराष्ट्र के गांव में बहुत कुछ चल रहा था, पुलिस दमन और आंदोलन की भी लगातार गतिविधियां चलती रहती थी, तो लोगों का आना जाना, तो वहाँ कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होती थी। तो यहाँ के बाकी जो कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता, उनको वहाँ भेजना होता था घाटी में। तो वो भी एक काम था जो युवा कार्यकर्ता थे उनका। जैसा पहले भी मैंने बताया कि युवा कार्यकर्ता जो निकले हैं, शुरुआत में उनकी गांव के लोगों की प्रोत्साहित करने में भूमिका रही है, लेकिन वो एक बहुत ही सीमित था। उसके बाद फिर गांव के लोगों ने, गांव के कार्यकर्ताओं ने ये समझ लिया कि चलो चले गए तो अब हमारा काम नहीं है, अब कार्यालय देखेगा इनको। फिर हुआ भी ऐसा, तो उनकी अपनी फिर समस्याएं होती थी कार्यकर्ताओं की, कहीं कुछ उनको भेजना है महीने भर के लिए, 15 दिन के लिए, तो उनकी जो अपनी समस्याएं हैं वो भी फिर वहाँ पर बड़वानी के कार्यालय के स्तर पर हल करनी पड़ती थी, क्योंकि वो फिर जिम्मेदारी गांव के लोग या प्रमुख कार्यकर्ता नहीं लेते थे, क्या है समस्याओं को हल करे नहीं करे। तो वो करके फिर कार्यकर्ताओं को काम पर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ भिजवाते रहते थे। इसमें कई सारी दिक्कतें आती थी। एक आर्थिक दिक्कत भी एक महत्वपूर्ण थी। जैसा आंदोलन का जो स्रोत है फंड का, वो एक गांव भी एक बड़ा स्रोत है कि गांव से भी आता है फंड। और कई बार फिर कार्यक्रम के लिए ज़रूरत होती है आपको कि ये काम करना है, इसके लिए पैसे लगेंगे, कुछ कार्यकर्ताओं को कहीं भेजना है, उनका किराया भाड़ा खर्चा जो कुछ भी, लेकिन वो होता नहीं है पैसा, तो क्या करना। तो फिर दूसरा कोई तरीका नहीं, कहीं से उधार मांगो किसी से, लेकिन किससे मांग सकते, और वो है तो मतलब कुछ करवा के, लेकिन वो जिम्मेदारी कोई नहीं लेता था। वो एक बड़ी समस्या एक आती थी। और फिर उसी तरह से मतलब लेते थे उधारी हम कार्यकर्ताओं से ही, लेकिन व्यक्तिगत रूप से लेना पड़ती थी और फिर काम करना पड़ता था। तो ये एक बड़ी समस्याएं आई, क्योंकि कार्यकर्ता जो जिन युवा कार्यकर्ताओं को भेजते थे, सचमुच उनके घर में समस्याएं तो होती थी कि घर का एक व्यक्ति कहीं जा रहा है तो कुछ समस्याएं काम की या और अलग तरीके की, या नहीं भी तो कम से कम घर में रह के वो काम कर सकता है, तो उसकी अनुपस्थिति में वो काम नहीं हो पाता। तो हालांकि जो कार्यकर्ता थे वो तो खुद अपनी रुचि से काम करते थे, लेकिन फिर भी घर की थोड़ी मोटी छोटी मोटी जो जिम्मेदारियां रहती थी वो फिर देखना पड़ता था। तो ये एक बड़ी समस्या मुझे लगता था कि वो बड़वानी के कार्यालय के स्तर पर हमको देखनी पड़ती थी, क्योंकि 1994 वाला वो दौर था कि जब आंदोलन एक नए दौर से गुजरने लगा था। मेधाबेन ने एकदम आंदोलन में आना थोड़ा कम कर दिया था, क्योंकि NAPM वगैरह की जो गतिविधियां जारी थी उसमें नर्मदा घाटी के अलावा दूसरे क्षेत्रों में ज़्यादा समय जाने लगा था मेधाबेन का। आलोक भाई यहाँ थे, लेकिन यही वो दौर था जहाँ फिर सरदार सरोवर का काम रुक गया था, स्टे आ गया था। तो थोड़ा आंदोलन के काम में, यहाँ के काम में ऐसा लग रहा था कि राहत मिली है हमको। तो उस समय का इस्तेमाल फिर हमने संगठन बढ़ाने में किया कि आसपास के जो परियोजनाएं हैं, जैसा महेश्वर उस समय ही था बड़ा, जो MPB से निकल के एस कुमार्स को गई थी उस समय, जो पूरा निजीकरण का जो दौर शुरू हुआ था देश में हाइडल का। तो देश की पहली परियोजना हाइडल प्रोजेक्ट जो निजी क्षेत्र को गई थी,
और चूंकि नर्मदा घाटी में और बड़वानी मतलब आंदोलन के क्षेत्र के पास थी, तो इसलिए स्वाभाविक था कि हम उसको देखें, वहाँ के क्षेत्र में भी जाके मोबिलाइजेशन करें। तो फिर महेश्वर की तरफ बढ़े, ओमकारेश्वर की तरफ बढ़े। नर्मदा सागर का उस समय तक जो गतिविधियाँ थी आंदोलन की, वो लगभग समाप्त हो चुकी थी। हरसूद के आगे बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाया था वो। तो फिर से एक प्रयास किया कि नर्मदा सागर को भी फिर से संगठित किया जाए। इसके अलावा बड़वानी के आसपास जो गोई परियोजना है, मान में काफ़ी, क्योंकि मान में कंस्ट्रक्शन का काम आगे बढ़ने लगा था, और वेदा का भी प्रक्रिया शुरू हो गई थी कि अब आगे काम बढ़ेगा। तो उसको लेके इन सारे क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ाई। तो उसमें आलोक भाई का भी समय उस तरफ जा रहा था। तो ज़्यादातर जो बड़वानी का जो व्यवस्थापन की जिम्मेदारी थी वो मेरे ऊपर आई, और इन परियोजनाओं में साथ साथ फिर मैं भी रहा, जहाँ पर जैसा समय मिला वहाँ के संगठन की प्रक्रिया से जुड़ा रहा हूँ। रहमत, ये 94 का एक जो नया दौर का थोड़ा सा और बता सकते हो कि उसको लेकर जो नया दौर था, तुमने बात शुरू भी की थी कि यहाँ एक असर भी आया। मतलब एक दौर ऐसा था कि सरदार सरोवर का काम रुका हुआ था और हम संगठन फैला रहे थे। तो जैसे दो दिशाओं में एक साथ फैला उस समय। एक तो जो अन्य डैम नर्मदा घाटी में बन रहे थे, और एक राष्ट्रीय लेवल पर जो NAPM का लॉन्च हुआ। तो ये दोनों बढ़ोतरी के कारण उसका कुछ विश्लेषण कर सकते हो कि यहाँ स्थानीय लेवल पर कौन सी समस्या और संगठन पर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव क्या असर पड़े? पॉजिटिव भी पड़े होंगे, नेगेटिव भी, तो बता सकते? हाँ, इस गतिविधि का असर तो पड़े ही है, दोनों ही है। सकारात्मक भी है, कुछ स्तर तक नकारात्मक भी है। खासकर सरदार सरोवर की लड़ाई के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो मेधा बहन ने जब नर्मदा घाटी में समय कम किया तो उसका भी एक असर पड़ा, क्योंकि इसके पहले जो आंदोलन था उसमें मेधा बहन की बहुत ही प्रभावी भूमिका रही है सरदार सरोवर के इलाके में संगठन का। और उनके बगैर ऐसा माना जाता था कि गांव के स्तर पर कि मेधा बहन ही आंदोलन चला रही है, दूसरे तो सहायक की भूमिका में है। तो उनकी अनुपस्थिति से जरूर कई तरह का फिर एक संगठन में एक कहना चाहिए कि थोड़ा ढीलापन आ गया कि चलो ठीक है, अभी दीदी तो है नहीं इधर तो क्या है। और दूसरा लेकिन ये भी था कि बांध का काम भी रुका हुआ है, तो इसलिए कुछ नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जब हमने दूसरे क्षेत्रों में यदि काम शुरू किया, आगे बढ़ाया, तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि समय कम होगा। तो एक तरफ संगठन हमारा बढ़ रहा था, चाहे हम घाटी के स्तर पर देखें या फिर देश के स्तर पर अन्य मुद्दों पर भी संगठन बढ़ रहा था। लेकिन उसका खामियाजा नर्मदा घाटी को कम से कम सरदार सरोवर के इलाके को भुगतना पड़ा कि यहाँ पर एक निर्वात बना। सभी का समय, मेधा बहन का तो लगभग नहीं के बराबर समय रह गया था यहाँ पर। कुछ अगले 2-3 सालों तक तो बिल्कुल समय नहीं दिया सरदार सरोवर के इलाके में। और बाकी आलोक भाई और दूसरे कार्यकर्ताओं का भी समय सरदार सरोवर इलाके की बनिस्बत नए क्षेत्र का संगठन खड़ा करने में गया। तो इसलिए वो जो यहाँ पर एक निर्वात रहा, उसकी कीमत काफ़ी सरदार सरोवर के संगठन ने को उठानी पड़ी, जो आज तक हम महसूस कर रहे हैं कि वो एक जो दौर रहा जिसकी वजह से भले ही हमको दूसरी जगह कुछ फ़ायदे मिले हो, लेकिन यहाँ पर तो जो नुकसानियाँ हुई है, जो वो स्थायी जो नुकसान हो चुका है वो हुआ है। और वो फिर जो नुकसान है वो फिर अभी तक दिखाई देता है संगठन के स्तर पर कि संगठन की जो ताकत थी वो उसके बाद यहाँ पर कम होने लगी, क्योंकि कार्यक्रम कम होने लगे। इसमें एक और भी फैक्टर उस समय से जुड़ा था कि 94 के बाद जो दिग्विजय सिंह की सरकार आई थी, दिग्विजय सिंह ने
पहली बार आंदोलन के साथ डायलॉग शुरू किया। तो डायलॉग की जो हुआ उसमें, तो कई सारे जो कार्यक्रम जो होने चाहिए थे, जो उग्र कार्यक्रम, वो भी फिर डायलॉग की वजह से नहीं हुए। तो वो भी एक कहीं ना कहीं असर एक उसका भी रहा है कि जो कार्यक्रमों की जो फ्रीक्वेंसी रहती थी इसके पहले, वो इन दिनों में काफ़ी 2004 से 98-99 तक के बीच काफ़ी कम रही। तो वो ये सारी सम्मिलित कारण है जो जिसने सरदार सरोवर के संगठन को कमज़ोर किया, मुझे लगता है। रहमत, एक मेधाबेन का एक जाना और एक आलोक भाई का दूसरे क्षेत्र में जाना, उससे क्यों और किस प्रकार की कमजोरियां क्यों आ सकती है? मतलब आखिर में तो व्यक्ति हैं वो, और समूह तो बड़ा था, लोग भी जुड़े हुए थे। क्या कारण क्यों लग रहा है कि इतना तो हो नहीं सकता? देखिए, आदर्श के रूप में हम बिल्कुल मानते हैं कि संगठन बड़ा होता है और होना भी चाहिए, लेकिन व्यवहार में हर जगह ऐसा होता नहीं है। और बदकिस्मती से नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी ऐसा नहीं हुआ। जहाँ तक गांव के लोगों की जो समझ रही है, उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन को मेधाबेन के समकक्ष माना कि मेधाबेन है मतलब आंदोलन है, दूसरा कुछ नहीं। इसके अलावा दूसरे जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, जो मध्यम वर्गीय कार्यकर्ता जो बाहर से भी आए थे या घाटी में भी जो समय दे रहे थे, उनकी कभी उस तरीके के उनकी हैसियत के बारे में कभी सोचा नहीं। जो उतना ही काम और उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही लगन से, उतनी ही मेहनत से जो काम करते थे जितना मेधाबेन भी कर रही थी, लेकिन कभी वो दर्जा नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने नहीं दिया। और दूसरा, लेकिन संगठन की तरफ से भी कभी इस तरह का मुझे नहीं लगता कि ये प्रयास किया गया हो कि कम से कम कार्यकर्ताओं के सामने, प्रमुख कार्यकर्ताओं के सामने ये इस बात का कि हमारा जो संगठन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये संकेत भी दिया गया कि जो है वह संगठन मतलब एक व्यक्ति के बराबर संगठन है। तो वो है, उसी वजह से शायद मुझे लगता है कि आज आंदोलन की ये स्थिति, यदि शुरुआत में हम उसका ध्यान रखते तो शायद आंदोलन इतना ये स्थिति नहीं होती। क्योंकि यदि एक कार्यकर्ता, भले वो मेधाबेन हो या कोई भी हो, यदि वो आंदोलन में काम किसी वजह से नहीं भी कर पाता तो दूसरा जो सेकंड जनरेशन के जो लोग हैं वो संभाल लेते। लेकिन यहाँ दूसरी पंक्ति कोई थी ही नहीं आंदोलन में। तो जैसे ही कि मेधाबेन ने बाहर समय देना शुरू किया, एकदम वैक्यूम हो गया यहाँ पर। थोड़ा आलोक भाई थे, आलोक भाई ने बाहर समय देने लगा तो यहाँ पर निर्वात हो गया। तो ये मुझे लगता है कि जनसंगठनों के लिए सीख है कि हम जिन बातों को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं लेकिन उसको व्यवहार में कभी उतार नहीं पाते हैं। हालांकि ये कोई बहुत नई बात नहीं है, हमेशा से हम ये कहते आते हैं कि व्यक्ति संगठन नहीं होता, संगठन बड़ा होता है, लेकिन फिर भी हम व्यवहार में उसको लाने में थोड़ा कतराते हैं। कई कारण हो सकते हैं उसके, लेकिन आंदोलन में भी वो नहीं हुआ है। आंदोलन कैसे ध्यान रख सकता है? तुमने कहा कि हमने रखना चाहिए था, या सीख के हिसाब से मैं पूछ रही हूँ कि किस तरह से आंदोलन ध्यान रख सकता है कि कोई भी संगठन इक्वल टू कोई एक व्यक्ति नहीं, और वो किस कारण से बन जाते हैं? वो कारण कुछ तुम्हारी एनालिसिस से बता सकते हो? नहीं, मुझे लगता है कि संगठन की जो प्रक्रिया है उसमें ये तय होता है। लीडरशिप के बारे में भी दूसरी जो रणनीति तय होती है, उसके साथ लीडरशिप की रणनीति भी तय होती है। कई सारे संगठनों में, खासकर जो वाम विचारधारा वाले संगठन हैं, उनमें तय होता है कि सेकंड जो दूसरी पंक्ति की जो नेतृत्व होगा वो कौन होगा, किस तरीके से। वो पहला मतलब वो दिखाया जाता है कि ये है तो इनकी अनुपस्थिति में ये उन्हीं के समकक्ष रहेंगे। और वो एहसास कराया जाता है कि जो व्यक्ति है वो सब कुछ नहीं है, व्यक्तियों का समूह काम करता है, लेकिन किसी खास काम के लिए यदि व्यक्तियों की जिम्मेदारियां हैं तो उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में दूसरा व्यक्ति वही काम कर सकता है और उसका वही महत्व है। लेकिन कभी इस तरह का
आंदोलन में वो प्रथा रही नहीं, कुछ इस संबंध में प्रयास नहीं किए गए, इसलिए मुझे लगता है कि कभी सोचा भी नहीं गया कि दूसरी पंक्ति का कोई नेतृत्व आंदोलन में हो सकता है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये व्यक्ति नेतृत्व का एक बन जाना वो आंदोलन खुद नहीं बनाते हैं कि जरूरी नहीं समझते, उसका फायदा भी तो होता है? नहीं, फायदा तो होता है लेकिन नुकसान बड़ा होता है कि फिर किसी वजह से वो व्यक्ति की क्षेत्र में उपस्थिति यदि कम हो जाए या नहीं रह जाए तो फिर जो नुकसान होता है उस फायदे से कहीं बड़ा नुकसान होता है। फायदा हो सकता है लेकिन उसका देखें हम, जैसा आंदोलन के ही संदर्भ में देखें कितना बड़ा जो नुकसान हुआ ना कि दूसरी पंक्ति आज तक नहीं तैयार हो पाई है वहाँ पर। आज जो आंदोलन को हम 24-25 बरस का बोल रहे हैं, इस दौर का जो आंदोलन है इसको, तो उसके बावजूद भी आज तक कोई दूसरी पंक्ति नहीं है। तो मतलब देखिए, अनुभव होते हैं सीखने के लिए, और हर चीज़ हम अनुभव करके सीखें ये ज़रूरी नहीं है। जो दूसरे संगठनों के साथ अनुभव हुए उससे भी सीखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आंदोलन में तो जो खुद के आंदोलन के अनुभव हुए उससे भी आंदोलन ने कुछ नहीं सीखा। अन्यथा जो 2.5 दशक का जो समय है बहुत बड़ा है सीखने के लिए, और अभी भी कभी उस तरीके के प्रयास नहीं किए जा रहे। मुझे लगता है बहुत ही एक इस तरह के जन आंदोलन के लिए जो मास बेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए एक दुखद स्थिति है। वापस मैं कार्यकर्ताओं की कुछ सवाल पे आती हूँ कि तुम 4-5 ही कार्यकर्ता पूर्णकालीन थे 94 के दौर से, तो दूसरी जगह यहाँ के और वहाँ के पूर्णकालीन कार्यकर्ता क्या ज्यादा थे क्या स्थानीय? नहीं, देखिए कार्यकर्ता तो सब जगह थे, आदिवासी इलाकों में भी कार्यकर्ता थे, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां भिन्न थी। यहाँ के जो युवा कार्यकर्ता थे ये थोड़ा सा उस तरीके के थे कि दौड़ भाग कर सकते थे, थोड़ा बाहर के जो माहौल से परिचित थे, कुछ किसी के साथ बातचीत डायलॉग कर सकते हैं, मतलब काम की व्यवस्था में जैसा ज़रूरत है, ट्रक करना है तो ट्रक की व्यवस्था, उसके साथ बातचीत, माल खरीदना, भिजवाना, ये सब थोड़ा इस तरीके की स्किल इन कार्यकर्ताओं में थोड़ी होती थी, तो इसलिए ये मतलब इस तरीके का काम कर पाते थे। अन्यथा कार्यकर्ता तो सब जगह ही थे, और लेकिन सबके अपने अपने रोल थे। और यहाँ जो जिनका नाम गिनाने का अर्थ ये नहीं है कि ये पूर्णकालिक कार्यकर्ता ही सब कुछ करते थे। इसमें जो गांव के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उनकी भी मदद मिलती थी, उनके साथ मदद मिलके काम कर पाते थे। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही है कि ये जो एक पीढ़ी निकली कार्यकर्ताओं की, उसके बाद अगली पीढ़ी तैयार नहीं हो पाई। तो जितना समय उस पीढ़ी ने काम किया वो किया, जैसे भी अपना काम संभाला और करते रहे, लेकिन आगे वो परंपरा फिर जारी नहीं रह पाई। और मुझे लगता है कि जो युवा कार्यकर्ता निमाड़ के जो है इतना समर्पित भाव से काम कर रहे थे, उनको कम से कम क्षेत्र में कोई उस तरीके का पहचान नहीं मिली, और उनको उसकी उतनी इज्जत भी नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। इस वजह से मुझे लगता है कि एक अरुचि जो हुई कि हालांकि जितने भी जो कार्यकर्ता थे वो कोई इस तरह के, कभी मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी ने भी कोई सम्मान की अपेक्षा की होगी, और न अपने गांव से, न नर्मदा घाटी से, न आंदोलन से। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो तो होता है कि उनका मतलब सम्मान न करो, लेकिन जो जिस तरीके से जो तिरस्कार पूर्ण भी न कहो उसको, लेकिन उस पर एकदम न्यूट्रल स्टैंड कि ठीक है तो है, अब कार्यकर्ता इससे अपने को क्या लेना देना, काम कर रहा है कार्यकर्ता तो कर रहा है, उसका मन है तो कर रहा है, उसकी ज़रूरत है तो कर रहा है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो जो अपेक्षित जो सम्मान मिलना चाहिए था वो यदि मिलता तो मुझे लगता है कि शायद आज जो कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं उनमें से भी कई सारे कार्यकर्ता काम कर पाते। और आज भी देखिए जो जिन लोगों ने 10-10 साल काम किया है आंदोलन में, आज उनका देखिए आंदोलन के प्रति क्या रवैया है। हो सकता है कुछ लोगों ने उस तरीके का जो मुआवजा लिया हो या और किसी तरह का पैकेज स्वीकार किया हो,
लेकिन वो तो कोई वजह नहीं है। आंदोलन में आज जो प्रमुख कार्यकर्ता है उनमें से कई सारे लोग मुआवजा लेके बैठे हैं और वही आंदोलन के सूत्रधार है, तो वो कोई वजह नहीं हो सकती है। लेकिन आज भी ये हो रहा है। आज जिस सम्मान के हकदार है वो इतने बड़े इतना समय तक काम करने वाले कार्यकर्ता, उनका आज भी सम्मान उस तरह से नहीं किया जा रहा। और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये कार्यकर्ता शायद समय से पहले थोड़ा आंदोलन से चले गए, अन्यथा थोड़ा मुझे लगता है कई सारे कार्यकर्ताओं में वो एक गुंजाइश थी कि और कुछ साल तक आंदोलन को दे पाते, लेकिन इस वजह से एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से फिर उन्होंने जारी नहीं रखा आंदोलन में काम करना। रहमत, एक बताते बताते हमारी चर्चा ये भी हुई कि ये जो स्थानीय पूर्णकालीन युवा कार्यकर्ता आंदोलन में रहे हैं उनको एक एक्सपोजर और एक दूसरे मुद्दे और उसका सबका भी एक अभाव रहा है। तो इसमें मुझे एक मेरा दृष्टिकोण में बताती हूँ कहाँ तक लग रहा है कि जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन दुनिया भर में एक जाना माना आंदोलन है और मुझे लगता है कि जितना नर्मदा बचाओ आंदोलन में लोग आए, हर प्रकार के, वो मीडिया हो, एक्टर्स हो, स्ट्रीट प्ले ड्रामा वाले हो, अन्य संगठन के हो, और संगठन केवल पर्यावरण ह्यूमन राइट्स वाले भी नहीं, मुझे लगता है कि देह व्यापार के मुद्दे पर काम करने वाले हो, स्त्री, बच्चे, ये सारे प्रकार के अलग अलग भिन्न मुद्दों पे काम करने वाले, केवल देश के नहीं देश के बाहर के भी लोग, विदेशी भी काफी, ब्राजील हो कि जापान हो, एक बहुत बड़ा हमें एक्सपोजर अलग अलग प्रकार का मिला है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में हम जो ने काम किया है, अलग अलग लोगों को देखने का, वो बड़े फिल्म स्टार हो या बाबा आमटे जैसे एक जाने माने एक देश भर में इतनी बड़ी हस्ती ऑलरेडी वो थे, तो उन जैसे व्यक्ति को आना और उस प्रकार का एक्सपोजर हम सभी को मिला है। देश के बड़े बड़े संगठन के भी लोग यहाँ आते थे, जैसे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा कहो या बालियापाल चिलिका के आंदोलन उस समय चल रहे हो, और समर्थन भी तरह तरह के लोगों का मिला है। तो क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि उस प्रकार का एक एक्सपोजर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है? वो जरा बता सकते हो, और उसका क्या असर हुआ? नहीं, ये ठीक है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में अलग अलग कई सारे मुद्दों पर काम करने वाले लोग आए हैं यहाँ पर, और उन्होंने आके घाटी में समय दिया है, बातचीत किया है, संवाद किया, उससे एक तरीके का एक्सपोजर मिला, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ताओं को खुद जाके देखने का जहाँ कुछ एक्सपोजर होना चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि उस समय जब ये सब आंदोलन चरम पर था, उस समय कोयलकारों का संगठन भी बहुत चरम पर था और उसको भी लगभग रोक दिया था लोगों ने। हमने बात जरूर सुनी, वहाँ से लोग भी आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आंदोलन के युवा कार्यकर्ताओं में से कोई भी, किसी ने भी कोयलकारों जाके कभी देखा होगा। एक भी कोई कार्यकर्ता मेरे समेत कभी नहीं गया, नहीं कभी इस तरह का कोई आंदोलन ने कभी प्रयास किया कि लोगों को जाए। तो मुझे लगता है कि बात सुनना ठीक है, समझ में आता है, लेकिन जो देखते हैं वो एक अलग तरीके का एक्सपोजर होता है। इसी तरह का जैसा हम पूरा डिसेंट्रलाइज वाटर मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे ना, कि इसको बड़े बांधों की बजाय ये सब होना चाहिए, लेकिन 10-11 साल काम करने के बाद मुझे जब आंदोलन से बाहर निकला तो वाटरशेड क्या है ये पता नहीं था मुझे। उसके बाद मुझे सीखना पड़ा। तो कई सारे मुद्दे, मतलब हम बात जरूर करते थे कि वाटरशेड होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन वाटरशेड क्या, तो इस तरीके की कमी रही मुझे लगता है, वो एक्सपोजर की कमी। क्योंकि एक ये वजह हो सकती है कि आंदोलन में इतना सारा लगातार काम होते रहे, इसलिए शायद कार्यकर्ताओं को समय नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी वो सोचा जा सकता था कि बारी बारी से कुछ कार्यकर्ताओं को यहाँ, कुछ कार्यकर्ताओं को वहाँ, क्योंकि इसमें देखिए आंदोलन ने भी कहीं कहीं प्रतिनिधित्व किए, लेकिन वो एक अलग तरीके के जो मुख्य प्रमुख कार्यकर्ता है उनको वहाँ पर भेजा गया, युवा कार्यकर्ताओं को कभी नहीं भेजा गया इस तरीके का। और केवल जैसा उसका ना गांव की बात करते हैं, तो मैं जब कार्यालय संभालता था तो मेरा काम कार्यालय संभालना होता था, वहाँ की व्यवस्था करना होता था। गांव में जो दौरे होते थे निमाड़ में, एक भी दौरे में मुझे नहीं ले जाएगा, मुझे पता ही नहीं कि गांव में जाके दौरे में क्या करते हैं। तो इस तरीके का एक्सपोजर। हालांकि उसके बाद फिर जब
आलोक भाई जब बाहर का समय देने लगे दूसरे क्षेत्रों में, उसके बाद कुछ कुछ में जाने लगा, लेकिन तब तक आंदोलन की ये स्थिति नहीं थी कि दौरे हो सके। तो फिर अब मैं ही जाता था अकेला, और जो भी, या किसी को और साथ में मोटरसाइकिल पर बिठा के, और जो करते थे करते थे। कभी जो जीप के दौरे हुए मुझे आज तक कभी लेके नहीं गए। मैंने कहा भी, लेकिन ठीक है, नहीं है, अभी नहीं जरूरत, अभी ये काम है, ये काम करो। तुमको सब एक प्रमुख मानते थे, वो युवा दल का जो पूर्णकालीन कार्यकर्ता को जो जत्था था, तो सारी समस्या भी तुम सुलझाने, मतलब कहते भी थे तुम। ये स्थानीय जितने भी कार्यकर्ता निकले उनके लिए एक रेफरेंस पॉइंट थे, काम करने की समस्या में, पारिवारिक समस्या में, व्यक्तिगत समस्या में, आंदोलन की समस्या में। तुम्हारा एक ये समूह था ये सारे कार्यकर्ताओं के साथ, और तुमको वो एक स्पेशल रेफरेंस पॉइंट के रूप में देखते थे। तो आंदोलन में जब तुम लोग सब, इतना काफी बड़ा समूह था पूर्णकालीन स्थानीय कार्यकर्ताओं का, और रेफरेंस भी तुम थे, तो तब शिविर, कहीं जाना, ट्रेनिंग, इस सब की बातें कभी नहीं हुई कि हम कुछ करेंगे, अन्य करना चाहते हैं, करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, दूसरे क्षेत्रों में एक्सपोजर होना चाहिए? नहीं, देखिए, पढ़ाई वगैरह की तो कुछ बात नहीं, क्योंकि 1994 तक तो मुझे लगता है कि ये सब सोचने का भी किसी के पास समय ना था। पढ़ने का युवा कार्यकर्ताओं को छोड़ दीजिए, बाकी के जो दूसरे मध्यम वर्गीय जो कार्यकर्ता बाहर से आए थे, उनके पास भी कोई पढ़ने के लिए समय नहीं था। तो पढ़ने की बात तो छोड़िए, लेकिन दूसरा जो है कि ये सब बातें जो है कि एक्सपोजर की बात है, वर्कशॉप की बात है, या थोड़ी बौद्धिक अपनी क्षमताएं बढ़ाने की बात है, तो ये मुझे लगता है कि वो सारा उस तरीके का समझ नहीं थी, मतलब न उनके पास थी, न मेरे पास थी उस समय। ये सब बाद में समझ में आया कि ये सब जो बाकी जो अग्रिम पंक्ति के जो कार्यकर्ता थे, जो समझदार थे, वरिष्ठ थे, उन्होंने ये बात ध्यान रखनी थी, क्योंकि ये सारी बातें बाद में समझ में, उस समय तो समझ में नहीं आता था। ठीक है, ये काम करना है तो करना है, इसके अलावा कोई दूसरा कुछ नहीं, मतलब होता भी था कि जरूरी है तो यही करना है। कभी ये नहीं लगता था कि बैठ के कभी 2 दिन किसी खास मुद्दे पर चर्चा करें और बातचीत करें, समझाएं। तो वो कभी उनके, मतलब युवा कार्यकर्ताओं को भी कभी लगा नहीं, और न उन्होंने कभी ज़रूरत समझी। लेकिन बाद में फिर कई सारे कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत हुई, तो उनसे भी फिर यही समझ में आया कि वो जो एक होना चाहिए थी प्रक्रिया समझ बढ़ाने की, उसमें कमी रही है। और दूसरे कार्यकर्ता भी फिर उसको बाद में फिर महसूस करने लगे कि यार, ये अपने को इसके बारे में जानकारियाँ नहीं है, ये सब होना चाहिए। अपन संगठन के कार्यकर्ता होते हुए भी ये सारी जानकारियाँ अपने को नहीं रही। तो वो एक कमी बाद में भी मैंने युवा कार्यकर्ताओं में देखी, और कई सारे युवा कार्यकर्ताओं ने महसूस भी किया उसको। रहमत, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मतलब काफी केवल मध्यम वर्गीय बाहर से आने वाले सक्षम कार्यकर्ता तो आए ही थे, उसके अलावा एक बहुत बड़ा सपोर्ट ग्रुप भी रहा था, जिसमें बहुत मजे हुए लोग भी, जिन्होंने पहले भी आंदोलन, जैसे श्रमिक आंदोलन है या इस प्रकार के, जैसे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, राकेश दीवान थे, जिन्होंने ये दुनू रॉय के साथ वहाँ एक ग्रुप समूह बना के भी काम किया था, क्या होता था वहाँ। तो क्यों तुमको क्या लगता है कि नर्मदा बचाओ केवल समय की कमी की वजह से इसको ध्यान नहीं दिया गया? नहीं, समय एक फैक्टर रहा है उसमें, क्योंकि उस समय काफ़ी मतलब काम था, तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो कैडर बिल्डिंग का जो काम है, पूरा कार्यकर्ताओं का थोड़ा बौद्धिक विकास का जो काम है, वो एक सुनियोजित तरीके से प्लान किया जाना चाहिए था, जिसके बारे में आंदोलन ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो बड़ी बात है, और वो अपेक्षा मतलब उन किशोर और युवा कार्यकर्ताओं से नहीं कर सकते जो शुरू में जुड़े हैं। रही बात समन्वय समिति की, तो समन्वय समिति में खैर आंदोलन की 1994 तक 95 तक तो मुझे लगता है कि समन्वय समिति की मीटिंग भी होती रही है। और समन्वय समिति एक मुझे लगता है कि
डिसीजन मेकिंग बॉडी एक तरीके से रही है आंदोलन की, कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने के पहले समन्वय समिति में वो जाता ही जाता था। यहाँ से भले ही घाटी के स्तर पर तय हो भी जाता था, लेकिन जो 3 महीना 6 महीना में मीटिंग होती थी जिसमें कोई बड़े कार्यक्रमों का, और वहाँ से चर्चा होने के बाद ही फिर उस पर अंतिम कार्यक्रम के बारे में निर्णय लिया जाता रहा है। लेकिन वो जो प्रक्रिया है 94 के बाद वो भी कम हो गई। आज जो कार्यकर्ता है जो 5-6 साल पहले से जुड़े आंदोलन में, उनको पता ही नहीं समन्वय समिति क्या है, तो वो भी कमज़ोर हुआ। तो जो घाटी के स्तर पर जो कमजोरी देखने को मिली, वो साथी समर्थकों के स्तर पर भी वो कमजोरी देखने को मिली। तो उसको भी, साथियों को भी हमने अपने साथ संगठन की प्रक्रिया में भागीदार बनाने की जो कोशिश थी, उसमें कमजोरी देखने को मिली। और उससे निश्चित रूप से आंदोलन में एक कम से कम क्षेत्र के स्तर पर नहीं, लेकिन बाहर के स्तर पर एक कमजोरी आई है। तुम तो काफी शुरू से नर्मदा आंदोलन में, जैसे हरसूद और केवड़िया कॉलोनी और ये सब के बैनर्स वगैरह बनाना, कार्यालय आना तब से चालू है। तो जब से तुम देख रहे हो तब से लेकर आज तक निर्णय प्रक्रिया क्या रही है और उसमें तुम्हारी सहभागिता कैसे कैसे बदलती रही है? निर्णय प्रक्रिया में बदलाव तो आया है, मतलब आते भी है बदलाव, तो समय समय पर कोई वो नहीं है। लेकिन शुरुआती जो निर्णय प्रक्रिया रही वो काफ़ी मुझे लगता है कि बहुत ही विकेंद्रित थी, कि ग्राम समिति से शुरू होता था। हर गांव की अपनी ग्राम समिति थी जिसमें प्रमुख कार्यकर्ता होते थे, गांव के स्तर पर निर्णय लेते थे, और ग्राम समितियों की फिर मीटिंग हुआ करती थी। कि बड़वानी, अपना मध्य प्रदेश के क्षेत्र की जो है वो बड़वानी में एक मीटिंग हो गई, मध्य प्रदेश की ग्राम समितियों के समूहों की मीटिंग। उसी तरह का गुजरात और महाराष्ट्र में भी प्रक्रिया चलती थी, और तीनों जगह जो चर्चा होती थी उसके आधार पर कोई निर्णय लिए जाते थे। तो ये एक बहुत ही विकेंद्रित प्रक्रिया रही है। इसके अलावा फिर एक समन्वय समिति भी थी कि इसके ऊपर की सारा जो बांध क्षेत्र है सरदार सरोवर का, उसकी ग्राम समितियों के जो मीटिंग है उसमें ये निष्कर्ष निकला, इस तरीके के कार्यक्रम करना है, ये नहीं करना है, ये सब सारी बातें समन्वय समिति में जाती थी। खासकर समन्वय समिति बड़े बड़े कार्यक्रमों के बारे में निर्णय लेती या उस पर विचार करती थी। जो कहीं देशव्यापी कार्यक्रम है जिसका कोई क्षेत्रीय कार्यक्रमों के बारे में समन्वय समिति में नहीं जाता था, लेकिन बड़े कार्यक्रमों के बारे में समन्वय समिति भी निर्णय लेती थी। तो एक तरीके से जो निर्णय प्रक्रिया थी जो ग्रास रूट से शुरू होती थी, कि यहाँ से जाके पूरा अपना जो देश भर में साथी समूह है वहाँ तक जाती थी, और उससे फिर तय होता था। तो नीचे से ऊपर तक की जाने लगी। लेकिन कालांतर में फिर ये बदलती रही। जब 1994 के बाद समन्वय समिति कमज़ोर हुई, तो जो भी निर्णय होते हैं वो फिर यहाँ की जो ग्राम समिति है या जो कुछ भी, ग्राम समिति भी जब ख़त्म होने लगी तो प्रमुख कार्यकर्ता, उसमें कई सारे गाँव के कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं होते थे, उन्होंने जो निर्णय कर लिया वो हो गया। और उसमें से भी फिर कई बार तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख कार्यकर्ता है वहाँ से जो तय हो गया वो तय हो गया। फिर महाराष्ट्र और गुजरात में खबर भेज दी जाती है कि ये कार्यक्रम तय होना। तो ये स्वरूप बदलता रहा, और अभी तो आज का स्वरूप तो ये है कि वो जो प्रमुख कार्यकर्ता है उनमें भी बहुत कम लोग हैं, या कम से कम उल्टा हो गया है कि पहले नीचे से ऊपर निर्णय प्रक्रिया होती थी, अब ऊपर से नीचे होने लगी है। अब उसके कारण रहे हैं अब जो भी, मतलब उस तरीके की अब संगठन गांव में नहीं बचा है ग्राम समिति स्तर का। कई गांव से अभी कोई प्रमुख कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग होती है उसमें प्रतिनिधि नहीं रहे हैं, तो उल्टा है। लेकिन कम से कम इतना होता था कि जो कुछ भी जो बातें चलती थी वो नीचे से ऊपर जाती थी। लेकिन अब मीटिंग भी होती है, लेकिन ऊपर से जो बात आती है उसको सिर्फ एक अनुमोदन होता है कार्यकर्ताओं की मीटिंग में। अब उस तरीके के
जो सुझाव है वो कोई ग्राम में अपने जो समिति प्रमुख कार्यकर्ता होंगे उससे कोई प्रभावी सुझाव आजकल आते दिखते नहीं हैं। रहमत, ये जैसे समन्वय समिति एक देशव्यापी लोगों का जो यहाँ से स्थानीय लेवल से जुड़ाव नहीं भी होता था पर अलग अलग प्रांतों के आए हैं, तो उनको उनका एक निर्णय प्रक्रिया में जुड़े रहने का इस प्रकार के जन आंदोलन को कितना उचित है, कितना फायदा होता है, या कभी नुकसान भी हुआ है? क्योंकि कोई कलकत्ता से, कहीं कोई चेन्नई से, संदर्भ भी नहीं है, तो क्या उससे फायदा नुकसान होता था? समन्वय कितना उपयुक्त? समन्वय समिति की अपनी उपयोगिता रही है और उससे आंदोलन को काफ़ी फायदा भी होता था, क्योंकि शुरुआत में जब 90 के दशक में जब आंदोलन अपने चरम पर था तो बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं हम घाटी के स्तर पर तय करते थे, यहाँ कर भी लेते थे, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया देश भर में हमको अलग अलग स्थानों पर दिखाई देती थी। कि मान लीजिए घाटी में कोई दमन हुआ था, इसके खिलाफ हमने यहाँ कार्यक्रम किया, उसकी प्रतिक्रिया देश भर में 20 स्थानों पर जाती थी। तो एक तरीके से वो एक जो घटना है, जो क्षेत्रीय स्तर की जो घटना है, वो भी एक राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप ले लेती थी। कि हो सकता था बड़वानी का जो घटना हुई है वो मीडिया में राष्ट्रीय स्तर पर ना आए, लेकिन यदि कुछ समर्थक दिल्ली में बैठ के या कलकत्ता में बैठ के या चेन्नई में बैठ के या भोपाल में या होशंगाबाद में वो सारा उसके खिलाफ जब कार्यक्रम करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, तो उस पर फिर लोगों का, मीडिया का ध्यान जाता है कि यहाँ पर कोई ऐसी घटना हुई है और फिर वो राष्ट्रीय स्तर पर उसका ध्यान जाता है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो आगे बढ़ाने में समन्वय समिति का और उसके सक्रिय सहभाग का बहुत बड़ा एक रोल रहा है आंदोलन में। और जहाँ तक निर्णय प्रक्रिया की बात है, वो तो आदर्श रूप में तो हम यही मानते हैं कि नीचे से ही ऊपर निर्णय प्रक्रिया होना चाहिए, और उसके मुझे लगता है कि फ़ायदे भी होते थे। जो नीचे से जो निर्णय आते थे उसमें उसके फ़ायदे ये होते थे कि लोग खुद तय करते थे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उससे कार्यक्रमों में सहभाग भी लोगों का बढ़ता था, क्योंकि उनको लगता था कि हमारा निर्णय, हमने जो सुझाव दिया कि ऐसे होना चाहिए तो हो रहा है। अब चूंकि यदि उल्टा होने लगा है तो लोगों के साथ संबद्धता जो मुद्दों की वो थोड़ा कमज़ोर हुई है। अब सिर्फ ये लगता है कि ये कार्यक्रम करना है इसलिए अब जाना है हमको, इसलिए जितना निकलते हैं उतना निकलते हैं। वो एक थोड़ा ऊपर से आने वाली निर्णय प्रक्रिया और नीचे से आने वाली निर्णय प्रक्रिया में एक अंतर दिखाई दे रहा। रणनीति के बारे में मैं पूछ लेती हूँ कि हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन में बहुत अलग अलग तरीके की हमने लड़ने के रणनीतियां अपनाई। उसमें प्रमुख जो है, वो सबसे प्रमुख जो है वो डूबेंगे पर हटेंगे नहीं, कोई नहीं हटेगा बांध नहीं, ये सर्वप्रथम हमारा नारा रहा है। और मणिबेली से लेकर लगभग अभी तक जो डूब में आए हैं गांव, उसमें इम्प्लीमेंट किस प्रकार से हुआ और उस निर्णय से क्या फायदा, नुकसान, प्रभाव और कितना असरदायी है। दूसरा, एक रणनीति हमने जो अपनाई वो एक शांतिपूर्ण आंदोलन रहेगा, कभी हम हिंसा नहीं करेंगे, तो ये रणनीति है। तीसरा, कोर्टों में जाना। कई जन आंदोलन मानते हैं कि जन आंदोलन ने तो कभी कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए, पर नर्मदा बचाओ आंदोलन ने एक निर्णय लिया कि हम जाएंगे कोर्ट में। तो पहले ये 3 रणनीति के बारे में। फिर जल समर्पण, ये एक बहुत प्रमुख रणनीति रही है। एक समर्पित दल की पानी से टकरा के जल समर्पण करेगा। हमारे गांव में हमारा राज, ये बहुत जल्दी हमने अनाउंस करके फेरकुआ से जब लौटे तब ये एक रणनीति रही है। तो ये अलग अलग रणनीति के बारे में तुम्हारा विश्लेषण, कितना प्रभावी, क्या होना चाहिए एक ऐसे आंदोलन को, क्या कि कौन सी सही में हो सकती है, नहीं हो सकती, उसका क्या प्रभाव हुआ है, ये बता सकते हो? पहले वाला तो मैं मानती हूँ डूबेंगे पर हटेंगे नहीं, ये वाला जो हमने घोषणा की कि कोई नहीं हटेगा, बांध नहीं बनेगा। किसी भी जन संगठन में रणनीतियां तो स्थायी नहीं हो सकती, समय के साथ बदलनी पड़ती और उसी के आधार पर कार्यक्रम निर्धारित होते हैं। जब हम फेरकुआ से वापस लौटे थे तो तब हमने सिविल नाफरमानी का आह्वान किया था कि हमारे गांव में हमारा राज, हम किसी को
किसी सरकार को नहीं मानते, सरकार यदि हमारे बारे में नहीं सोचती तो हम सरकार को क्यों माने। और उसका जो असर हुआ था, मुझे लगता है कि खैर फेरकुआ के पहले भी एक बार हमने इस तरीके का काम किया था, जो सामाजिक जो बहिष्कार है कि बांध से संबंधित जो अधिकारी है उनको हम कोई मदद नहीं करेंगे, गांव में यदि रह रहे हैं तो ना ही उनका बाल हजामत नहीं बनाएगा, इस तरीके का मतलब इस तरीके की गतिविधियों को निरुत्साहित करने के लिए किया है। लेकिन दूसरा, जब सबसे बड़ा जब फेरकुआ से हम लौटे थे 1951 में, तो सिविल नाफरमानी का आह्वान किया था। उसका मुझे लगता है कि काफ़ी असर हुआ था। गांव में सब संकल्प स्तंभ बना के घोषणा करी थी कि हम यहीं रहेंगे, आज से हमारे गांव में हमारा राज है, बांध से संबंधित अधिकारियों का इस गांव में प्रवेश निषेध, ऐसा सारे गांव में बोर्ड लगाए थे और उनका विरोध किया भी। और ये जब एक साथ जब विरोध हुआ सारे गांव में, ये सारा मैसेज गया, तो सरकार सचमुच डर गई थी। अधिकारी कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था गांव में, या किसी वजह से कोई जाता भी था तो बोल देता था हम एनवीडीए के काम से नहीं आए हैं। तो सबसे जो प्रभावी जो था आंदोलन का रणनीति, वो हमारे गांव में हमारा राज की थी। उसी दौरान कई सारे गांव में ऐसा भी हुआ कि जब कुछ आपसी कोई विवाद हुआ तो पुलिस तक जाने की नौबत आई, तो कुछ गांवों ने अपने स्तर पर उसको सुलझाया भी कि हम नहीं जाएंगे सरकार के पास, हमारे गांव में हमारा राज चल रहा है। तो सबसे प्रभावी ये रहा। जहाँ तक डूबेंगे पर नहीं हटेंगे की जो बात है, वो एक बड़ा मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नारा बना कि पहली बार किसी जनसंगठन ने कहा था कि यदि लोगों को जीने का अधिकार नहीं है तो डूबने का जाने के अपने अपना जो है, अपना संपत्ति है, अपनी जान है, उसको सब वहीं पर रह के ख़त्म कर देने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए डूबेंगे पर नहीं हटेंगे का नारा दिया था। उसका हालांकि काफ़ी उस दृष्टि से एक नई रणनीति थी ये देश के स्तर पर, कि लोग ये बड़े स्तर पर लोग कह रहे हैं कि हम हटेंगे नहीं, और यदि आपको डुबाना है तो डुबा दे। तो राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी मीडिया में भी आया था, एक बड़ा मुद्दा बना था। लेकिन मुझे लगता है कि उसका वो असर नहीं हुआ जो हमारे गांव में हमारा राज का हुआ था, क्योंकि ये जो निर्णय था कि डूबेंगे पर नहीं हटेंगे, लेकिन उतनी गंभीरता लोगों में नहीं थी उसको लेके। हम कहते जरूर थे डूबेंगे पर नहीं हटेंगे, लेकिन गंभीरता नहीं दिखती, क्योंकि 93 के आसपास से निमाड़ में भूअर्जन की प्रक्रिया शुरू हो गई। हालांकि भूअर्जन की प्रक्रिया उल्टी शुरू हुई, जो टैलेंट पर जो गांव थे वहाँ से शुरू की, ठीकरी से। शायद वो सरकार ये देखना भी चाहती थी कि देखें क्या प्रतिक्रिया होती है उस तरीके की। टैलेंट वैसे भी थोड़ा कमज़ोर था आंदोलन में, और वहीं से सरकार ने प्रवेश करने की कोशिश की। और जब वो भूअर्जन शुरू हुआ तो काफ़ी सारा लोगों ने फिर मुआवजा लिया और ये सब। तो वो जो डूबेंगे पर नहीं हटेंगे की जो बात थी, वो कहीं ना कहीं वहाँ से, हालांकि उल्टी तरफ से ये सब हुआ, जो सचमुच डूबने के लिए तैयार थे वहाँ से सरकार ने शुरू नहीं किया। कि जो आदिवासी इलाका है महाराष्ट्र का, गुजरात का और मध्य प्रदेश का, वहाँ से ये सब शुरू नहीं किया। हालांकि जब हम फेरकुआ में था तब सबसे पहला दमन और भूअर्जन ये अलीराजपुर से शुरू किया था। लेकिन उसका फिर लोगों ने काफ़ी कड़ा जवाब दिया। उन्होंने जो भी सरकार ने भूअर्जन करके पैसों के बल पर लोगों को लुभाने की कोशिश की थी, उसमें सरकार पूरी तरह से असफल हुई है। और अलीराजपुर के लोगों ने आज तक अपना अवार्ड का जो पैसा आज तक भी नहीं लिया, आज भी वो ज़मीन की मांग कर रहे हैं। तो वहाँ पर सरकार का वो हथियार बूमरैंग हुआ। लेकिन उल्टा जो था निमाड़ का इलाका, वहाँ पर एकदम वो सफल होगा। तो डूबेंगे पर नहीं हटेंगे का जहाँ तक नारा है, जो जिसका जो रणनीति है, उसका उतना प्रभावी नहीं रहा मुझे लगता है। सबसे प्रभावी हमारा गांव में हमारा राज था। उसमें मतलब कि केवल एनवीडीए के नहीं, दूसरे भी सरकारी कर्मचारी आने से डरते थे गांव में, और वो सबसे बड़ा, और वो किया भी लोगों ने उस तरीके का उस समय।
उस रणनीति में यही था कि एनवीडीए के कर्मचारियों को खासकर रोकने के लिए, कि सरकारी जो हस्तक्षेप है गांव में वो रोकने के लिए किया था। तो उसके लिए आंदोलन की जो रणनीति थी हमारा गांव हमारा राज की, वो सफल रही। लेकिन दूसरे मामलों में वो नहीं हो पाया। जैसा पुलिस के मामले में कुछ गांव में तो अपने गांव, कुछ गांव ने तो अपने गांव में कर लिए आपसी सुलह, लेकिन हर गांव में वो नहीं हो पाया। तो इसलिए सरकार को फिर घुसने का मौका मिला। और दूसरा फिर लोगों के लिए भी स्पष्ट था कि वो जो है केवल जब हमारा नर्मदा घाटी जो एनवीडीए है उसके खिलाफ है, दूसरे मामलों में नहीं। कई सारे जैसा लोगों को खेती के कामों के लिए सरकार से के पास, तहसीलदार के पास जाना पड़ता था, सिविल वाद के लिए जाना पड़ता था, लोन के लिए जाना पड़ता था बैंक में, तो वो सब चलता रहा। वो मुझे लगता है कि वो स्पष्ट भी था लोगों के लिए कि हमारा सिर्फ एनवीडीए को लेकर है ये। लेकिन समय के साथ फिर वो कमज़ोर भी होता गया, वो कई सारी वजह की। उसी दौरान फिर सरकार ने घुसने की कोशिश की, तो पुनर्वास साथी बनाए, गांव के ही लोगों को कुछ पुनर्वास साथी बनाए। गुजरात फिर भेजना शुरू किया। जब से हम 1991 में जब फेरकुआ से लौटे थे, उस समय केवल भौती का हम सुनते थे कि भौती के कुछ 78 लोगों को गुटाल में पुनर्वास किया गया है, इसके अलावा कहीं का नहीं। लेकिन फिर जो बड़वानी के नीचे वाली जो पट्टी है, बोरखेड़ी बिजासन तक की, उस पर सरकार ने प्रयास किया कि उसको बड़े पैमाने पर गुजरात में बसाया गया। और अगले 2-3 सालों में करीब 3000 के आसपास लोगों को पट्टे दिए। वो पट्टे जैसे भी थे, उसमें से ज़्यादातर ज़मीनें खेती लायक नहीं थी, लोग वापस लौटे। कुछ लोगों ने सिर्फ इसीलिए ले लिया था कि 2-4 हज़ार रुपये वहाँ पर मिल जाते हैं साल के, वो कभी गए नहीं यहाँ से। तो इन सारी वजहों से वो हमारा गाँव हमारा राज की जो रणनीति थी वो धीरे धीरे फिर कमज़ोर होने लगी। सरकार ने जो पुनर्वास साथी के नाम पर दलाल पैदा किए, भूअर्जन का प्रोसेस शुरू की, तो धीरे धीरे फिर वो कमज़ोर होने लगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कम से कम पहले जो 2 साल है वो तो काफ़ी ठीक चला वो प्रक्रिया। उसके बाद फिर कमज़ोर होने लगी और कम हो गया। सफल रणनीति होने का अर्थ मेरे लिए ये है कि जितने भी दिन वो चला उसका काफ़ी असर दिखाई दिया सरकार में। सरकार एकदम डर गई और सारा प्रयास सरकार ने ये किया कि गांव के लोगों की एकता को तोड़ा जाए। उसने फिर भूअर्जन शुरू किया, कुछ गांवों का लोगों को गुजरात भेजना शुरू किया और गांव-गांव में पुनर्वास साथी के नाम पर दलाल बनाने शुरू किया। हाँ, दमन भी हुआ इसके साथ, पुनर्वास के साथ। तो ये सारे फैक्टर थे जो सरकार ने गांव के लोगों की एकता को तोड़ने का प्रयास किया। मतलब एकता से सरकार इतनी घबराई, तो जितने भी समय चला वो 2 साल प्रभावी रहा, 1.5 साल प्रभावी रहा, लेकिन वो प्रभावी था कि सरकार को उसके लिए बहुत कुछ प्रयास करने पड़े। और वो यदि रणनीति वहाँ पर लोग यदि टिके रहते तो शायद वही रणनीति बहुत ज़्यादा कारगर होती। रहमत, डूबेंगे पर हटेंगे नहीं, जैसे डूब आई तो भूअर्जन भले टेल एंड से चालू हुआ, पर डूब तो आदिवासी क्षेत्र मतलब डैम स्थल से यहीं से आई, वो पीछे से नहीं आई। तो वहाँ वो रणनीति तो वहीं से शुरू होती है, तो उसका कितना प्रभाव, और वो रणनीति इस प्रकार के आंदोलन को करनी नहीं करनी, कितनी सफल, कितना फायदा कितना नुकसान, उसके बारे में कह सकते हो क्या? देखिए, ये एक तरीका था कि हम किस तरीके से विरोध या किस स्तर पर हम जाके वो विरोध कर सकते हैं। और वो आंदोलन ने एक निर्णय लिया था डूबेंगे पर नहीं हटेंगे का, जिसके तहत ये है कि यदि आपको बांध बनाना है तो बनाओ, हम अपने गांव से छोड़ के नहीं जाएंगे। और उस परीक्षा में आदिवासी इलाका खरा उतरा है, चाहे वो मणिबेली हो या चिमलखेड़ी हो या गुजरात का वडगाम हो, सबने अपना उस पर वो कायम रहे। हालांकि कोई डूबे नहीं, डूबने का और भी कई सारी वजह की। उस समय पुलिस भी थे वडगाम में, तो पूरा गुजरात सरकार ने पुलिस लगा दिया था कि जब डूब आ रही थी उसके पहले जबरन लोगों को खाली करवा दिया गांव को, वहाँ से
बाहर ले जाके केवड़िया कॉलोनी में ले जाके फेंक दिया, वो सब किया। लेकिन फिर भी लोगों ने कीमत तो चुकाई है, वो ठीक है। जो जान उनकी नहीं गई, लेकिन जो उन्होंने जो कीमत चुकाई, जो घर की, फसलों की, खेत की, वो मुझे लगता है कि उनकी जान से किसी भी स्तर पर कम नहीं है वो कीमत जो चुकाई उन्होंने। और अपना जो डूबेंगे पर नहीं हटेंगे का जो नारा था, मुझे लगता है कि वो सही सिद्ध किया कि जब बाहर जाके उनके बाद जब वो बाहर निकले वहाँ से अपनी ज़मीन से, तो उनके सामने जो स्थिति थी वो डूबे हुए व्यक्ति की तरह ही थी कि उनके पास कुछ भी नहीं था, ना खेत था, न रहने के लिए घर था बारिश में, ना कुछ खाने के लिए कुछ बचत उनके पास थी। तो वो डूबने के जैसे ही थे। तो सारा जो अपना संपत्ति थी वो तो डुबाई, खुद भी अपना जीवन की भी एक बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी। तो मुझे लगता है कि लोगों ने खासकर आदिवासी इलाके में, निमाड़ में अभी हालांकि डूब का प्रभाव शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जब शुरू होगा तब भी शायद वो स्थिति नहीं आएगी। दोनों का इलाके का अंतर है, लेकिन आदिवासी इलाके ने उस रणनीति को सही साबित किया है। उसका फायदा नुकसान प्रभाव के संदर्भ में मैं कहती हूँ कि ऐसी रणनीति अपनाने का कॉस्ट बेनिफिट कितना रहा, और ऐसी रणनीति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्या लगता है तुमको? रणनीति के स्तर पर इस तरीके की ताकत तो दिखाई जानी चाहिए और उसके फायदे होते भी है। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो आदिवासी इलाके के संदर्भ में यदि हम बात करें, तो उसकी एक बड़ी कीमत लोगों ने चुकाई है, जो जिससे बचा जा सकता था। आज हम जाके मणिबैली के में आज भी यदि हम किसी से मिलते हैं, या भिताड़ा में कहीं किसी के से मिलते हैं, किसी का घर देखते हैं, तो आज भी उसका जो उन्होंने कीमत चुकाई है वो स्पष्ट हमको दिखाई देती है। तो रणनीति के स्तर पर वो ठीक बात थी, लेकिन जो कीमत चुकाई है उसका मुझे लगता है कि कम से कम एक पीढ़ी या उससे भी आगे लोगों पर उसका असर रहेगा। वो बड़ी कीमत थी, वो संभव है उसको टाला भी जा सकता था, नहीं भी टाला जा सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि ये आंदोलन के लिए एक ये वाली रणनीति जो डूबेंगे पर नहीं हटेंगे एक बाजी थी, जिसमें शायद बाजी लगाई लेकिन नुकसान ज़्यादा हुआ उसका। आंदोलन को कि उन परिवार मतलब इसका नुकसान जो ज्यादा हुआ वो आंदोलन को एक व्यापक रूप में कह रहे हो, पर हकीकत में डूबने वाले तो एक सीमित आगे के आदिवासी क्षेत्र के लोगों का था। तो नुकसान उनका हुआ कि पूरे संपूर्ण आंदोलन का? नहीं, दोनों ही स्तर पर हुआ है। जो जिन लोगों ने ये सब कीमत अदा की उनका तो खुद एक दो पीढ़ी के लिए नुकसान हुआ ही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो रणनीति जब आंदोलन ने लिया, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन देश में कई सारे इस तरीके के आंदोलन के लिए एक रोल मॉडल की तरह था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के क्षेत्र में जो भी घटित हुआ या होता है, उसका असर समकालीन आंदोलनों पर पड़ता रहा है। और जो दूसरे जो आंदोलन है या दूसरे क्षेत्रों में जो लड़ रहे हैं, वो अपने आप में थोड़े निरुत्साहित हुए हैं ये सब देख के, उसका असर पड़ा। नर्मदा घाटी में भी हम देखते हैं, दूर क्यों जाएं, कि पूरा जो जोबट परियोजना है, जोबट परियोजना में बगैर पुनर्वास के, बगैर भू अर्जन के लोगों को डुबा दिया। नर्मदा सागर में देखते हैं, नर्मदा सागर में जो जमीन डूब गई उसके भू अर्जन के नोटिस अब आ रहे हैं। भू अर्जन किया, भू अर्जन कंपनी ने कर दिया वहाँ पर, मतलब सरकार भी नहीं, कंपनी को ही दे दिया, कंपनी NHDC भू अर्जन कर, कोर्ट ने उसको गलत भी मान दिया, तो फिर से अब सरकार कर रही है भू अर्जन। तो ये सब असर हुआ है। तो उसमें फिर ये देख के कहीं ना कहीं उनको, जो प्लानर्स है, उनको लगा कि लोगों को डुबाया जा सकता है, तो इसलिए उन्होंने फिर दुस्साहस किया भी। और अभी देखिए फिर वेदा का ताज़ा उदाहरण है, मान में भी डुबाया ही लोगों को, पुनर्वास की बातें तो अब तक चल रही है कोर्ट में। तो नर्मदा घाटी के स्तर पर भी, और मुझे लग रहा है कि व्यापक इसका असर हुआ है। बाणसागर का हम देखते हैं, बाणसागर में आज तक भू अर्जन ही नहीं हुआ और 2 साल पहले डुबा दिया लोगों को। तो उसका उद्घाटन करने तो प्रधानमंत्री आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो थोड़ा स्पष्ट करोगे रहमत कि कैसे नुकसान हुआ व्यापक रूप में, मतलब
मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि लोगों ने लड़ना तय कर, मतलब सरकार ने सोचा कि ये हो सकता है, डुबा सकते हैं, कि किस प्रकार से नुकसान हुआ, थोड़ा स्पष्ट करोगे? नहीं, असर मतलब नकारात्मक असर, जो नुकसान ही हुआ है, तो दोनों के स्तर पर सरकार को भी लगा कि डुबाया जा सकता है और लोगों को भी लगा कि अब थोड़ा मुश्किल होगा। इतने बड़े आंदोलन होने के बावजूद भी, इतनी ताकत से लोगों की होने के बावजूद भी वहाँ पर सरकार ये कर पाई, तो शायद यहाँ भी करेगी, तो लोग निरुत्साहित हुए। लेकिन दूसरा, सरकार ने भी ये सोचा कि इसके आधार पर लोगों को डुबाया जा सकता है, बाद में जो भी होगा पुनर्वास की बात की जा सकती है। तो वो एक बड़ा नुकसान है व्यापक दृष्टि से, मुझे लगता है लोगों का, तो यही लोगों के साथ तुमने कहा कि संभवतः ये कम नुकसान हो सकता था, तो वो तुम्हारे मन में है क्या कि किस प्रकार से? नहीं, कम का मुझे लगता है कि खैर ये अब हम जो विश्लेषण करेंगे, ये जो घटनाएं हुई है उसके हम एक दशक के बात कर रहे हैं। हाँ, तो उस समय का जो परिस्थिति, हालांकि हम उसके गवाह रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आज जैसा हमारा स्टैंड है, आज भी हम कहते हैं कि कोई नहीं हटेगा, बांध नहीं बनेगा, उसमें हमारा कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन फिर भी हम साथ साथ दूसरी गतिविधियां तो चला ही रहे हैं, जैसा महाराष्ट्र के प्रभावितों का ठीक से हम पुनर्वास हो, ये प्रयास कर रहे हैं। तो ये गतिविधियां, मुझे लगता है कि इस तरीके का डायलॉग उस समय भी थोड़ा यदि हम शुरुआत करते तो इस नुकसान को कम किया जा सकता था या इससे बचा जा सकता था। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब ये एक हमारी जो आंदोलन की जो रणनीतियाँ रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा कमी रही है। कमी मतलब कोई इंटेंशनली कमी नहीं है, लेकिन इस पक्ष पर यदि सोचा जाता तो काफ़ी सारा नुकसान रोका जा सकता। अभी फर्जी रजिस्ट्री वाला मामला देखिए, फर्जी रजिस्ट्री का क्या है, पूरा जो कुल जो 3000 के आसपास 2818 या ऐसा कुछ रजिस्ट्रियाँ हुई है, उसमें से ज़्यादातर करीब संभावना है कि 1500 लोगों ने फर्जी रजिस्ट्री करवा ली। फर्जी रजिस्ट्री का मतलब ये है कि बहुत सारा जो पैसा है अधिकारी और दलालों ने मिलकर लूट लिया, करीब 45 करोड़ के आसपास, तो सीधा या इससे भी ज़्यादा, मतलब एक जो छोटा एक रजिस्ट्री पर यदि 60,000 ही माने, जबकि हमारे पास जो दलाल का जो स्पाई कैम से रिकॉर्ड किया हुआ फुटेज है, उसमें तो वो 3 लाख तक की बात करता है कि एक जो 5,58,000 या 5.5 लाख जो मिलते हैं उसमें से 3 लाख तक ले लिए उन्होंने। लेकिन हम न्यूनतम 60,000 भी माने तो करीब 45 करोड़ रुपए अधिकारियों और दलालों ने डकार लिया है। और ये सब होना, फर्जी रजिस्ट्री होना, मुझे लगता है कि आंदोलन की रणनीति की कहीं बहुत बड़ी एक असफलता रही है। एक तरफ हम सुप्रीम कोर्ट में प्रेयर करते हैं लोगों का पुनर्वास नहीं हो रहा है ना, उनको पुनर्वास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है पुनर्वास होना चाहिए, जमीन दो, लेकिन राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है, ठीक है पैसा दे रही है। पैसा भी यदि उसके बराबर कहीं हो रहा है तो ये आंदोलन की को इसको एक जीत के रूप में लेना चाहिए था कि ये आंदोलन ने जो कोर्ट में केस किया या इतना जो सरकार के सामने एक दबाव समूह के रूप में काम किया, उसके वजह से ये सारा हमको स्पेशल रिहेबिलिटेशन पैकेज मिला है। तो ये हमारी ताकत है, गांव-गांव में जाके खुद करते कि चलो हम भरवाएंगे फार्म, ये करेंगे। तो शायद यदि आंदोलन इसमें भूमिका लेता तो ये फर्जी रजिस्ट्री एक भी नहीं होती। जिस तरह यदि आप महाराष्ट्र में सबका पुनर्वास करवा सकते हैं, उस पर ध्यान दे सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में वो प्रक्रिया क्यों नहीं हो सकती? यहाँ नहीं की, इसलिए फिर दलालों के हाथ में ये सब आया और फर्जी रजिस्ट्री हुई। तो ये फिर ये जो चक्र ये कभी खत्म ही नहीं होगा। एक तरफ सरकार जमीन नहीं दे रही थी तो आपने लड़ झगड़ के वर्षों की उसमें लगा के जमीन की बात करवाई। अब फिर जमीन जब मिली तो उसमें आपने ध्यान नहीं दिया, वो छोड़ दिया दलालों के लिए। अब जब फर्जी रजिस्ट्री हुई तो अब फिर उसके पीछे जा रहे हो, उसकी जांच करो। तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा ना। तो इस तरीके की जो रणनीतियां हैं कि जो खुद सीधी आंदोलन की जीत है उसको एक हार में बदल दिया और असफलता में बदल दिया। तो वहाँ भी ये हो सकता था कि डूबेंगे पर नहीं हटेंगे, कि अपने स्टैंड के साथ साथ थोड़ा यदि हम डायलॉग शुरू करते, और सरकार मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत ही आसानी से तैयार भी हो जाती उसके लिए उस समय।
तो इतना नुकसान तो बचा ही जा सकता था। और मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा बेहतर हम दिला पाते, उस समय हमारे पास ऐसा बार्गेनिंग की ताकत भी थी, तो ज़्यादा बेहतर हम करवा सकते हैं। अब चूंकि अब डूब चुका है सब कुछ, कम से कम आदिवासी इलाके का, तो अब हमारे पास वो सौदेबाजी की ताकत उतनी नहीं बची, हम कमज़ोर हो गए हैं। तो ये है। रहमत, जल समर्पण अर्ली ऑन इन, नहीं तो तुम नहीं बोलना चाहते तो कोई नहीं, उस एज अ रणनीति के बारे में मैं पूछ रही हूँ कि नहीं, नो कमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट, जन आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट, आंदोलन ने तय किया कि हम इसको एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में चैलेंज करेंगे परियोजना की, वो रणनीति के बारे में तुमको क्या लगता है? देखिए, कोर्ट भी एक मंच है अपनी बात कहने का, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कोर्ट के मामले में भी, जैसा आज भी देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक दबाव समूह यदि आपका है तो उसका असर कोर्ट पर दिखता है, कोर्ट के निर्णयों पर। और आंदोलन में शुरुआत में भी बातचीत कभी हुई थी कोर्ट में पीआईएल के लिए, लेकिन शायद तब समन्वय समिति या इस स्तर पर बातचीत हुई थी, और ऐसा तय हुआ था कि पहले हम अपनी ताकत बढ़ाएं, उसके बाद फिर दूसरे विकल्प के रूप में हम कोर्ट का इस्तेमाल करें। और इसीलिए काफ़ी, मतलब आंदोलन की शुरुआत के करीब 1.5 दशक के बाद हम कोर्ट में गए पहली बार इसको लेके। और कोर्ट में भी जब गए तो इस तरीके का कोर्ट के सामने भी कोई पहला या इस तरीके का मामला था, विशेष मामला था, जिसमें पूरी जो एक विकास नियोजन की प्रक्रिया है उसको चुनौती दी गई थी। तो काफ़ी लंबी बहस इस बात पर चली कि इस केस को स्वीकार करें या ना करें। तो उसके बाद काफ़ी, जब चीफ जस्टिस वेंकटचलैया थे, तो एक लंबी बहस के बाद, सुनवाई के बाद फिर स्वीकार किया गया इसको। तो कोर्ट में जाना और वो रणनीति मुझे ठीक लगती है कि पहले हम अपनी ताकत बढ़ाएं और उसके बाद फिर कोर्ट का एक विकल्प के रूप में देखें। तो वो रणनीति ठीक लगती है, उससे फ़ायदे भी हुए हैं मुझे लगता है काफ़ी। यदि हम देखें कि 5 साल तक बांध का काम जब रुका रहा, तो वो एक कोर्ट का में जाने का एक फ़ायदे की तरह से है कि कोर्ट ने गुण दोष के आधार पर देखा और बांध का काम रोकने का आदेश दिया। हालांकि उन्हीं आधारों पर वही सारे कारण रहते हुए भी कोर्ट ने फिर से बांध का काम आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी दी, एक व्यवस्था कायम करी। लेकिन जो भी कोर्ट का निर्णय हुआ उसे कई स्तरों पर फ़ायदे तो हुए हैं कि एक तो 5 साल की एक लंबी अवधि जिसके लिए पूरा स्टे रहा बांध का, जिसकी वजह से फिर हम अपने संगठनों को और नर्मदा घाटी के अन्य बांध क्षेत्रों में भी बढ़ा पाए, थोड़ा राहत मिली। दूसरा फिर लोगों को ताकत मिली कि ठीक है, हम आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन के साथ साथ हमने न्यायालय का विकल्प लिया है और उससे भी हम, न्यायालय ने हमारी बात सुनी है। यह है। उसके बाद भी कोर्ट का जब 2000 में अंतिम फैसला आया है, हालांकि बहुमत का फैसला हमारी सारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट के साथ हमारी बात कहने का सिलसिला जारी है और समय समय पर जो हुए हैं आदेश, उससे कई सारे फ़ायदे हुए। जैसा एक वयस्क पुत्रों को ज़मीन देने वाला मामला, ये मुझे लगता है एक कोर्ट में जाने का ही एक परिणाम है कि हमको ये मिला। अन्यथा सरकार तो कभी स्वीकार नहीं करती कि वयस्क पुत्रों को भी ज़मीन देंगे। ये बात भी सही है कि सरकार ने अभी तक किसी एक भी वयस्क पुत्र को कोई ज़मीन नहीं दी है मध्य प्रदेश में, लेकिन जो कुछ भी उसकी वजह से एक SRP
का निर्णय लेना पड़ा एनवीडीए को, जिससे एक बड़े पैमाने पर फ़ायदा हो सकता था किसान परिवारों को। तो फ़ायदे तो रहे हैं कोर्ट में जाने के, लेकिन शुरुआत में ही यदि हम कोर्ट में जाने की कोशिश करेंगे तो शायद फिर संगठन निर्माण में मुश्किल हो सकती है। ये दोनों ये अलग अलग इलाकों की भी हम बात करें, देखिए सरदार सरोवर के लिए हम कोर्ट में जाना, दूसरे बांधों के लिए, नर्मदा सागर के लिए, ओमकारेश्वर के लिए या महेश्वर के लिए, मान के लिए, तो इन परियोजना में मान और महेश्वर वेदा ये परियोजना तो ऐसी थी कि संगठन अच्छा से तैयार होने के बाद गए। लेकिन ओमकारेश्वर और नर्मदा सागर परियोजना है तो कोई संगठन का काम ज़्यादा नहीं था। महेश्वर में नर्मदा सागर में इसके पहले संगठन जरूर एक अच्छा रहा है, वहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हुए हैं, कार्यकर्ताओं की उपस्थिति भी रही है, लेकिन नर्मदा सागर में, लेकिन उसके बाद फिर जब उपस्थिति कार्यकर्ताओं की नहीं रही, संगठन लगभग टूट सा गया था। फिर से जब हरसूद को उजाड़ने लगे उस समय फिर से आंदोलन वहाँ पहुँचा और शुरुआत संगठन के बजाय कोर्ट से ही की। ओमकारेश्वर परियोजना में जब लोगों को हटाने का नोटिस आ गया तो फिर लोग आए वहाँ पर और कोर्ट से ही शुरुआत की। सबसे पहले कोर्ट में गए, कोर्ट ने स्टे दिया, आज भी वो केस चल रहा है। तो नर्मदा सागर और ओमकारेश्वर जैसी परियोजना के लिए जहाँ पर संगठन निर्माण के पहले हम कोर्ट में गए, वहाँ का असर इस स्पष्ट रूप से दिखता है कि उतना इतना मजबूत फिर संगठन नहीं हो पा रहा है। या दूसरा अलग भी वजह हो सकती है कि आज हम कोर्ट में ही इतने उलझ गए हैं कि महीने में 15 दिन तो कोर्ट की तारीखों में ही जाता है कि वो जबलपुर की तारीख, जबलपुर में ये तारीख है तो आज ये वेदा की तारीख, तो कभी महेश्वर की तारीख, तो कभी मान की तारीख, तो कभी नर्मदा सागर की तारीख, तो कभी यहाँ पर जबलपुर में तारीख, कभी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में तारीख, कभी महेश्वर की बॉम्बे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तारीख। तो इतने जो उलझ गए हैं, तो शायद मुझे लगता है कि संगठन की गतिविधियों पर, और खासकर ऐसी स्थिति में जबकि हमारे पास कार्यकर्ताओं का संसाधन कम बचा है, ऐसी स्थिति में हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कोर्ट के लिए करने हैं। तो संगठन निर्माण के लिए संभव है कि समय नहीं मिलेगा तो संगठन तो पिछड़ेगा ही। तो सरदार सरोवर और दूसरे जो अन्य बांध है नर्मदा घाटी है, उनमें जो कोर्ट में जाने का जो निर्णय अलग अलग समय हुआ है उसके असर दिख रहे हैं। सरदार सरोवर में भी ऐसा देखे जाए तो 5 साल तक जब बांध का काम रुका रहा, तो वैसे हम ताकत के रूप में देख सकते हैं कि हम कोर्ट में गए और इतने साल बांध का काम रुका, कोर्ट ने हमारी एक तरीके से मदद की, सही मुद्दों की मदद की। लेकिन उस दौरान फिर आंदोलन सरदार सरोवर के इलाके में काफ़ी कमजोरी भी देखी गई। उसमें अन्य कारण भी है, लेकिन एक कारण ये भी है कि लोगों को लगा कि अब तो रुक गया यार, क्या इतने साल से रुका, अब क्या बनेगा, या जो कुछ भी। तो संगठन में एक थोड़ा सा जो कमजोरी है देखी गई, और उसकी एक वजह कोर्ट का निर्णय भी था। इसके पहले जब बांध लगातार बन रहा था तो संगठन भी मजबूत से मजबूत होता जा रहा था कि रोकना है, बिल्कुल अब तो रोकना है, ये सब। तो यही है, थोड़ा फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा नुकसान। कोर्ट से मतलब हुआ फ़ायदा, लेकिन नुकसान भी ज़्यादा हुआ। संगठन के स्तर पर तो नुकसान ही हुआ। रहमत, निर्णय आया जब फैसला जिसमें बहुमत अपने अपेक्षा के तरफ नहीं था, तो उसका धक्का आंदोलन को क्या लगता है कि उसके बाद कमजोरी ज्यादा आई कि क्या हुआ, मतलब उसका क्या असर पड़ा? आंदोलन में कमजोरी का सिलसिला तो मुझे लगता था कि 1994 के बाद ही शुरू हो गया था। उसके कई सारे कारण पहले मैंने गिना भी दिए हैं कि कार्यकर्ताओं ने नर्मदा घाटी या सरदार सरोवर क्षेत्र के अलावा बाहर समय देना शुरू किया। दूसरा, फिर सरदार सरोवर का काम रोकने की वजह से एक निश्चिंतता आई। तो ये जो थे कारण,
संगठन की कमजोरी के, ये शुरुआत 1994 से ही हो गई थी, जो आगे जाते फिर जारी रहा। उसके बाद हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो एक सचमुच एक धक्के देने वाला था, लेकिन तब तक भी हमारा संगठन इतना मजबूत नहीं रह गया था, तो उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो संगठन की कमजोरी का सिलसिला था वो तो 94 से शुरू ही हो गया था। जिस समय फैसला आया उस समय भी बहुत मजबूती संगठन में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी अपेक्षा के अनुरूप फैसला नहीं आया, उसकी वजह से कुछ तो निराशा हुई घाटी में, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। पर ये एक जो मान्यता है कि कभी कोर्ट में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसका फैसला आते ही संगठन कमजोर और बैठ जाता है, ऐसा तुमको नहीं लगता है? नहीं, मुझे लगता है कोर्ट को एक फोरम अपनी बात कहने का, एक अपनी लड़ाई के एक फोरम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो फिर रणनीतिक दृष्टि से तय करना चाहिए कि कब और कितना इस्तेमाल करें उसको, कोर्ट को। कि हर समय कोर्ट सच बातों का फैसला देता है ऐसा जरूरी नहीं है, और कोर्ट भी कुछ बातों को तभी स्वीकार करता है जब वो भी आपके संगठन की ताकत मजबूत हो, मतलब मुद्दों की सत्यता के आधार पर ही फैसला हो जाएगा ऐसा नहीं है। एक धारणा जरूर बनी है, काफी व्यापक तो नहीं है पर बाहर, और वो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसा भी एक आंदोलन लड़ नहीं सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी विरोध में गया और इसकी वजह से फिर ये आंदोलन में कमजोरी आई। तो इसके बारे में क्या लगता है तुमको कि ये सही है क्या कि आगे आंदोलन लड़ नहीं सकता है? फिर नहीं, कम से कम सरदार सरोवर की लड़ाई के संदर्भ में तो मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है कि कोर्ट के फैसले की वजह से बहुत कमजोरी आई, क्योंकि जब कोर्ट का फैसला आया तब तक कोई आंदोलन बहुत मजबूत नहीं रह गया था, तो कमज़ोर हालत में तो था, लेकिन थोड़ी और निराशा बढ़ी उससे, हम ये कह सकते हैं। लेकिन दूसरा ये है कि वही कोर्ट का फैसला है जो आंदोलन को जीवन दान दे सकता था, कि नए जो किसान के वयस्क पुत्र पुत्रियाँ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा फैसला कोर्ट ने दिया था। वो एक आंदोलन को नया जीवन दे सकता था यदि हम रणनीतिक तरीके से उसका उपयोग कर सकते थे, लेकिन आंदोलन ने उसका उस तरीके से उपयोग नहीं किया, जो हमारी ताकत थी वो भी फिर कमजोरी में बदली। तो मुझे लगता है कि यह रणनीति का सवाल है, केवल कोर्ट के फैसले की बात नहीं है। निश्चित है कुछ न कुछ असर कोर्ट के फैसले का हुआ, उससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन एकमात्र अब कोई बड़ा कारण कोर्ट का फैसला नहीं रहा मुझे लगा। एक और रणनीति हमारी प्रमुख रही है, वो हमेशा चलती ही रही। शायद पहला बारिश सत्याग्रह मणिबेली में कितने साल चला वो तुम अंदाजा दे सकते हो क्योंकि तुम थे भी वहां। तो ये सत्याग्रह डूब के विरुद्ध में, एक डूबेंगे हटेंगे नहीं, वो तो एक व्यापक पूरी घाटी में था, पर एक सत्याग्रह केंद्र और फोकस हम मणिबेली से शुरुआत की थी। तो उसके बारे में तुम्हारा क्या सोच है, बता सकोगे कि कितना प्रभावी रहा एक केंद्र बनाना और उसका क्या असर रहा? डूब के इलाकों में सत्याग्रह का शुरू करना एक अच्छा, मुझे लगता है कि एक अच्छा रणनीति थी, एक नए तरीके की जन संगठनों के क्षेत्र में एक पहल थी, और शुरुआत में काफ़ी असर आया। जब 1991 में हम मणिबेली में बैठे थे तो सरकार पर काफ़ी दबाव था उसको लेके, लेकिन वो जो जितना लंबा चला वो, उसकी वजह से उसका जो पूरा एक दबाव हमारा था वो धीरे धीरे कम होता गया सरकार पर। शुरुआत के 2-3 सालों में, खासकर 91-92 और 93 में तो हालांकि मणिबेली में डूब आ गई थी, लेकिन डूब आने के बाद फिर थोड़ा प्रभाव उसका कम होने लगा था। और वहाँ की डूब आने के बाद जिन लोगों ने अपना सब कुछ खोया था
उनके बारे में आंदोलन की जो रणनीति थी वो उनकी समस्याएं हल करने के बजाय रणनीति यही रही कि किसी भी तरह से सत्याग्रह जारी रखा जाए। जब मणिवैली में ऐसी स्थिति हो गई कि अब सत्याग्रह नहीं हो सकता तो फिर हम आगे बढ़ते गए, चिमलखेड़ी बढ़े, डोमखेड़ी बढ़े, चिखलदा से कसरावत तक आ गए हम। तो वो एक समय के साथ साथ जो सत्याग्रह का स्थल है वो बदलता रहा। 1991 से 2007 तक सत्याग्रह चले यहाँ पर। 8 और 9 में कोई सत्याग्रह नहीं हुए बारिश में, और लेकिन उसमें फिर गंभीरता भी फिर कम होती गई, क्योंकि 2000 तक तो जहाँ तक डोमखेड़ी में सत्याग्रह चल रहा था 2000 और 2001 में भी, तब तक पर्याप्त गंभीरता थी। लेकिन जब डोमखेड़ी के डूबने के बाद जब हमने चिखलदा में सत्याग्रह शुरू किया, या कसरावद में भी 2001 में एक बार किया था सत्याग्रह, लेकिन निमाड़ में अपेक्षा के अनुरूप गंभीरता नहीं दिखी। और आंदोलन का भी फिर यही था कि अब क्या करेंगे, अब तो निमाड़ में करना ही है सत्याग्रह, क्योंकि वो जो इलाके थे वो तो डूब गए। तो लेकिन निमाड़ में कोई अपेक्षित उत्साह नहीं लोगों में था। वैसे कोई निमाड़ के लोगों में उस तरह का कमिटमेंट भी नहीं है जो मणिवैली के लोगों ने जो दिखाया, सचमुच डूब के दिखाया, अपनी संपत्ति को प्रभावित करके दिखा मणिवैली, डोमखेड़ी या दूसरे आदिवासी गाँव में, वो यहाँ नहीं था। क्योंकि जिस दौरान सत्याग्रह चल रहा था यहाँ पर निमाड़ में, उसी दौरान एक बाढ़ भी आई थी 2006 में। तो कई सारे गांव खाली हो गए थे, उसमें सत्याग्रह चल रहा था। तो यहाँ वैसे भी कोई निमाड़ में कोई तैयारी उस तरीके की नहीं है, एक प्रतीकात्मक रूप से सत्याग्रह चल रहा था। लेकिन इसमें यही देखा जाए कि ये जो रणनीति थी आंदोलन की, तो शुरुआत में तो ठीक लग रहा था, लेकिन उसके साथ ज़रूरी था कि जिन लोगों ने अपना संपत्ति खोई है उनके लिए कुछ व्यवस्था यदि की जाती। जैसे सबसे पहले 1993 में मणिवैली के लोगों ने अपना सब कुछ खोया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं किए गए, क्योंकि अब ऐसी स्थिति हो गई थी कि अपरिहार्य स्थिति थी ना, कि उनकी ज़मीनें तो सब डूबी गई। घर बनाने के लिए आप कहीं भी रह सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पुनर्वास की बात की। अब ऐसी स्थिति हो गई है तो क्या करें, वापस नहीं लौट सकते हैं। तो ये सारे सत्याग्रह के साथ साथ उनके पुनर्वास के बारे में या उनके लिए जो कुछ भी जहाँ भी रह के, यदि घाटी में या घाटी के बाहर जो भी पुनर्वास हो सकता था, उसके प्रयास नहीं किए गए। देखा जाए तो डोमखेड़ी की डूब के बाद फिर से एक प्रयास आंदोलन ने किया है वहाँ पर कि डोमखेड़ी निमगवाण के लोगों के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ के और पुनर्वास कराना। आज वैसे काफ़ी अपेक्षाकृत बहुत अच्छी ज़मीन दूसरों के मुकाबले निमगवाण और डोमखेड़ी के लोगों को मिली है, लेकिन वो प्रयास दूसरे गांवों के लिए भी यदि करते तो ज़्यादा अच्छा होता। और वो समय के साथ साथ कि ठीक है, अब डोमखेड़ी निमगवाण को आपने मान लिया कि अब वो अपरिहार्य स्थिति हो गई है, तो वही स्थिति मणिवैली, दानखेड़ी, चिमलखेड़ी के लिए भी हुई थी, लेकिन वहाँ इस तरीके के प्रयास नहीं किए गए। यदि इस तरह के प्रयास किए जाते तो शायद दोहरा फ़ायदा होता। हमारी जो सत्याग्रह की रणनीति थी उसको भी ज़्यादा बल मिलता और लोगों का भी कुछ हद तक पुनर्वास हो सकता था। कसरावद और चिखलदा सत्याग्रह चले तब मतलब वो किस वजह से तुम कह रहे हो कि उत्साह नहीं था, कि निमाड़ में वो कटिबद्धता नहीं थी इसीलिए, कि आगे जो पूरा एक डूबने के बाद जो गांव की स्थिति जो निर्माण हुई वो क्या वजह थी, क्या कारण था? नहीं, दो वजह थे। एक तो क्या है कि निमाड़ के लोग सत्याग्रह में पहले भी शामिल हुए हैं, चाहे वो मणिवैली का हो या डोमखेड़ी का हो। लेकिन एक तो ये है कि एक ही जो रणनीति है काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी, और दूसरा उसका
फिर परिणाम भी लोगों ने देखा है कि किस तरीके से लोगों ने भुगता है परिणाम। तो निमाड़ के लोगों में तो उस रणनीति को लेके कोई उस सहमति जैसा नहीं था कि सत्याग्रह करके हम फिर से वो जो आदिवासी इलाके के लोगों ने जो कीमत दी है वो यहाँ के लोग देने के लिए तैयार नहीं थे, तो उसके लिए कोई सहमति कभी रही नहीं। तो एक ये था, और लंबे समय से चल रहा था तो थोड़ा उत्साह भी कम था। इन दोनों वजह से दोनों ही जगह, मतलब कसरावद में एक बार करके देख लिया 2001 में जब बाबा भी यहीं थे, तो उसमें भी कोई निमाड़ के लोगों की कोई अच्छी प्रतिक्रिया नहीं थी, कोई उपस्थिति नहीं होती थी। जब किसी दिन कोई कार्यक्रम करना है तब कोई लोग आ जाते थे, अन्यथा कोई जाता नहीं था वहाँ पर। चिखलदा का भी वही स्थिति थी। चिखलदा में 2006 में किया था सत्याग्रह, 2007 में था, 6-7 में, लेकिन वहाँ भी कोई बैठने वाला नहीं था, ना चिखलदा के लोग जाते थे ना कोई बाहर के लोग। बस थोड़ी बहुत देर गप लगाने के लिए शाम को बैठ के चले गए, बाकी कोई नहीं। बाकी जो भी कार्यकर्ता होंगे, विनोद या कमलू जी वगैरह बैठे रहते थे। तो उस तरह का कभी सत्याग्रह निमाड़ में हुआ नहीं, और नहीं हुआ मतलब लोगों की तैयारी भी उस तरह का नहीं थी, तो संभव था भी नहीं। इसीलिए शायद अभी पिछले 2 सालों से सत्याग्रह 7 और 8 में कोई हुआ नहीं सत्याग्रह। 7 और 8 में, चिखलदा में 2006 में हुआ था सत्याग्रह, तो नहीं हुआ। तो यही है कि अब एक ही रणनीति शायद ज़्यादा लंबे समय तक और अलग अलग क्षेत्रों में शायद कारगर नहीं हो सकती थी, नहीं हुई, इसलिए बंद कर दिया सत्याग्रह। रहमत, मैं जानती हूँ कि तुम जल समर्पण एक रणनीति के रूप में उस पर कुछ खास कहना नहीं चाहते हो, पर एक बार फिर से पूछती हूँ कि ये रणनीति में समर्थन भी था काफी और लोगों का विरोध भी था। घाटी में भी विरोध था, घाटी में भी समर्थन था। तुम्हारे उस पर विचार खाली कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं उसका विश्लेषण के बारे में नहीं कह रही हूँ, उसका क्या हुआ उसके बारे में भी तुम नहीं हो, पर तुम्हारा व्यक्तिगत उस पर कि एक पूरे समूह में से कुछ जन आंदोलन में इस तरह से आहुति देना, उस रणनीति को तुम, क्योंकि मैं तुमको ये इसके पहले ये एक और सवाल पूछ लेती हूँ तो तुमको समझ में आएगा मैं क्यों पूछ रही हूँ कि एक हिंसक और अहिंसा, हमने अहिंसक चुना भी, तो इसके संदर्भ में फिर आगे, पर हिंसा और अहिंसा ये जन आंदोलन के लिए तुम क्या सफल मानोगे, क्या सफल हो सकता है? जन आंदोलनों के लिए मुझे लगता है कि जन आंदोलनों को टिकाए रखने के लिए तो अहिंसक रणनीति ही कारगर हो सकती है। हिंसा का देखें, एक तो हिंसा ये है कि ज़्यादा समय टिकाया नहीं जा सकता है, और आप कितने हिंसक हो सकते हैं? सरकार तो आपसे ज़्यादा हिंसा है, हिंसा का जवाब तो हिंसा से ही देगी, तो बहुत जल्दी ही ख़त्म कर देगी। और दूसरी बात यह है कि कहने में कई सारे लोग जो उग्र विचारधारा वाले हैं वो कहते हैं कि हिंसक हमको होना चाहिए, कि हिंसा लेना चाहिए, लेकिन क्षेत्र के स्तर पर उसके लिए कोई तैयार नहीं होता ना। कहने के लिए कहते हैं, लेकिन यदि कहें कि ठीक है आप है तैयार क्या उसके लिए, तो फिर कोई तैयार नहीं होता। तो मुझे लगता है कि व्यावहारिक दृष्टि से भी हिंसा के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं, खासकर निमाड़ जैसी जगह में तो बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं। हाँ कहेंगे, हाँ बिल्कुल ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, हिंसक होना चाहिए, लेकिन बताओ कौन लोग हैं जो हिंसा करने के लिए तैयार है और उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार है? तो मुझे तो आज तक मैंने भी कई सारे लोगों से पूछा, लेकिन खुद नहीं कहते कि हाँ हम करेंगे ये। तो मुझे लगता है कि व्यावहारिक भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोग उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, और सैद्धांतिक दृष्टि से भी यदि हम देखें तो हिंसा कोई अच्छा अस्त्र नहीं है। हिंसा से समस्याएं तो हल होती नहीं है और नई समस्याएं पैदा होती है। तो अहिंसक जो रणनीति आंदोलन की रही है वही मुझे लगता है कि एक लंबे समय तक जो टिक पाया आंदोलन और इतना उसका पूरा दुनिया में उसके मुद्दों की पहुंच हुई है, वो एक अहिंसक रणनीति की वजह से हुई है। क्योंकि अहिंसक पर
आंदोलनों पर हिंसा करना भी सरकार को थोड़ा सोचना पड़ता है। हालांकि आंदोलन ने कई सारी हिंसा सही है, लेकिन फिर भी उस हिंसा की भी प्रतिक्रिया, उसकी जो सहानुभूति है मिलती है काफ़ी, जो आंदोलन को बढ़ाने में मदद करती है। जब हिंसक आंदोलन में हम नहीं मानते हैं तो अहिंसा को लेकर फिर जो रणनीतियां होती है उसमें एक भूख हड़ताल है, एक आमरण अनशन है, जल समर्पण है, तो इनके बारे में तुम्हारे वैचारिक मुद्दे क्या है? मतलब कि किस तरह से ये रणनीतियां के बारे में तुम्हारे विचार क्या है? नहीं, चाहे वो क्रमिक भूख हड़ताल हो या अनिश्चितकालीन हो, आमरण हो, जल सत्याग्रह हो, ये सब अहिंसक रणनीति के ही अस्त्र में मैं मानता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे जो अस्त्र है, ये उन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए जो सचमुच उस रणनीति में विश्वास करते हैं, और जिस रणनीति के तहत वो ये प्रदर्शन करते हैं उसमें उनकी खरे उतरने की भी तैयारी होनी चाहिए। यदि वो तैयारी नहीं है तो इन अस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। तैयारी अगर हो तो एक अहिंसक आंदोलन में ये शस्त्र उपयोग होने में तुम मानते हो आज की एक सोशियो पॉलिटिकल स्थिति में कि उसका कितना असर क्या होगा? देखिए, आज की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति में केवल अहिंसा नहीं बल्कि इस तरीके के जो अस्त्र है वो बहुत होते जा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि यदि आप मन से इन अस्त्रों में इस्तेमाल करते हैं तो वो करना चाहिए, वो प्रभावी होते भी हैं, लेकिन वो दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। या समर्पित दल यदि बनता है तो उन समर्पित दल जो भी यदि आप जिनकी घोषणा करते हैं उनकी ये तैयारी होना चाहिए। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये है कि जिन समर्पित लोगों ने नर्मदा के बीच में शपथ ली थी और जो परीक्षा देने गए वो अलग अलग लोग थे, कुछ लोग समान थे लेकिन अलग अलग लोग थे। तो ये जो है वो फिर आपका जो कटिबद्धता है मुद्दों के प्रति या आपकी जो व्यक्तिगत विश्वसनीयता है या आंदोलन का जो मुद्दे उठाने की जो विश्वसनीयता है, उन पर भी कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है। रहमत, पिछली बार हम थोड़े पहले बात कर रहे थे, उसमें ये तुम बता रहे थे कि एक जन आंदोलन में काडर, व्यापक कार्यकर्ता बिल्डिंग, वो एक व्यक्ति तक सीमित न रहना ये महत्व का होता है, ये तुमने दर्शाया। तो शांतिपूर्ण आंदोलन में जो रणनीति तुम कह रहे हो कि ये होनी चाहिए और अगर कमिटमेंट कटिबद्धता है तो, पर ये जैसे आमरण अनशन है या अनिश्चितकालीन अनशन है या जल समर्पण जैसी स्ट्रेटेजी है, तो उससे व्यक्तिवाद और ये इंडिविजुअल फोकस नहीं है, क्योंकि मास तो ये मतलब एक व्यापक हजारों लोग एक साथ आमरण अनशन तो नहीं कर सकते हैं या इतनी बड़ी तादाद में डूबने के लिए तैयार नहीं, तो वो फिर फोकस नहीं बढ़ता है। तो वो उसमें ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगा क्या? मुझे लगता है कि देखिए, यदि आप सचमुच मन से मानते हैं कि इस तरीके के अस्त्रों का उपयोग किया जा सकता है या आप उसके लिए उसके अंत तक उस पर टिके रहने के लिए तैयार हैं, तो वो किया जा सकता है। मुझे लगता है कि उससे कोई व्यक्तिवाद को केवल इस तरीके की रणनीतियों से बढ़ावा मिले जरूरी नहीं। वो एक अलग प्रक्रिया होती है संगठन में कि व्यक्तिवाद के बजाय संगठन की ताकत या कैडर बिल्डिंग पर काम करे। मतलब कई तरह के काम होते हैं आंदोलन में कि एक मान लीजिए कि फ्रंट पर जाने का काम है, तो हो सकता है कि सब फ्रंट पर न जाएं, लेकिन बाकी जो दूसरे काम कर रहे हैं वो भी उतने
उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। कोई लिखने का काम करता है, कोई गांव में जाके मोबिलाइजेशन का काम करता है, कोई जब इस तरीके के प्रदर्शन होते हैं तो कोई स्टेज पर बैठ के भाषण देने का काम करता है, कोई इस तरीके के अस्त्र की जब ज़रूरत पड़ती है तो वो करता है। तो उससे मुझे नहीं लगता कि कोई जो फ्रंट पर जाके इस हिंसक जो अस्त्र है, चाहे वो अनिश्चितकालीन अनशन हो या भूख हड़ताल हो या इस तरीके के जो काम करता है, वो कोई या आंदोलन में केवल वही एक काम है, तो इसलिए उससे व्यक्तिवाद बढ़ता हो। बहुत सारे कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम सब आंदोलन में ही कर सकते, लेकिन जो कर रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उससे भी कोई व्यक्तिवाद बढ़ेगा ऐसा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि जो दूसरे जो अलग तरीके के काम कर रहे हैं, जो केवल एक युवा कार्यकर्ता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाने का भी काम करते थे, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई छोटा काम है। आंदोलन के लिए सब बराबर काम है। वो सिर्फ ये है कि आप जहाँ पर मोर्चे पर खड़े होते हैं तो आप सबके फोकस में आते हैं, इसलिए वो व्यक्तिवाद जैसा लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि संगठन को इन सब बातों को अपने बौद्धिक सत्र में के माध्यम से कैडर बिल्डिंग की जब प्रोसेस शुरू होती है तब इसको करना चाहिए कि वो भी एक तरीके का काम है, वो न कोई बड़ा काम है न छोटा काम है, दूसरे जो काम है उसी तरह का एक काम है। और इससे कोई मतलब प्रयास पूरा ये करना चाहिए कि ये उस तरीके से न दिखे जिस तरीके से मीडिया फोकस करती है। तो आंतरिक जो संवाद संगठनों का चलता है उसमें स्पष्टता करना चाहिए, नहीं तो फिर ये तो यही लगेगा कि जो आमरण अनशन पर बैठते हैं वही बड़े कार्यकर्ता है, बाकी जो काम कर रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है, या बहुत छोटे काम है उसको कोई भी कर सकता है, जबकि हर काम ऐसे नहीं हो सकते थे। जब पुलिस का जल समर्पण के दौरान ही जब मणिबेली में पुलिस ने पूरा कब्जा कर लिया था और लोग कई सारे कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए थे, कुछ लोग अंडरग्राउंड थे, तो अंदर से बाहर जब खबर पहुंचाने की बात थी तो एक अपने ही कार्यकर्ता मनीष मंडलोई छोटा बड़दा के थे, वो संदेश का काम करते थे उस समय। लेकिन वो संदेश ऐसा यदि किसी को लगे कि मनीष जाके वहाँ पर केवड़िया कॉलोनी से संदेश लेके जाता था, जो अंडरग्राउंड लोग हैं उनसे मिलता था, उनको देता था, वहाँ से लेके आ जाता, बहुत आसान लगता था। लेकिन वो संदेश को ही पहुँचाना कोई आसान काम नहीं था, सारे रास्ते बंद थे, दिन में कहीं भी जाए तो पुलिस गिरफ्तार करेगी। वो अकेले रात में उसको हम छोड़ते थे, रात में 10 बजे डैम साइड तक ले जाके मोटरसाइकिल से छोड़ते थे। वो फिर ऐसे रास्ते से जाता था जहाँ कोई रास्ता नहीं है, पहाड़ चढ़ के, बड़ी बड़ी घास के बीच से, जंगल से निकल के वो रात में ही पहुँचता था, रात में जाके संदेश देता था वहाँ पर, और दूसरी रात में फिर वापस ऐसे ही आता था, क्योंकि दिन में यदि आता तो उसको पुलिस पकड़ लेती थी, संदेश पकड़े में आ जाता हमारा उसके साथ। तो वो जो संदेश है, मतलब हर संदेश कोई साधारण संदेश नहीं हो सकता, तो वो बहुत ही उसका जो काम था बहुत ही महत्वपूर्ण था। और मुझे लगता है कि वो मनीष ने जो काम किया है वो किसी भी तरीके से जल समर्पण की प्रतिबद्धता कटिबद्धता दिखाने वाले लोग हैं, उनसे कोई कम महत्व का काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि आंदोलन में सबकी अपनी जिम्मेदारी होती है, सब अपने काम करते हैं, सब बराबर है और सबके काम का समय समय पर समान महत्व होता है। रहमत, थोड़ा इसमें मैं चर्चा में जा रही हूँ सवाल से ज्यादा, कि मेरे हिसाब से कि केवल मीडिया की जरूरत के हिसाब से ये व्यक्ति फोकस नहीं होता, आंदोलन में भी ये समान नहीं माने जाते हैं। मतलब माना जाना चाहिए वो एक बात है, पर मुझे नहीं लगता है कि इस दोनों, मतलब एक अनशन पर बैठने वाले कार्यकर्ता, भूख हड़ताल करने वाले और एक चिट्ठी पहुंचाने, इसको समान नहीं दिया जाता है। और वो केवल मीडिया की बात नहीं है, हम भी नहीं आंदोलन के स्तर पे। तुमको क्या लगता है कि मीडिया का ही कारण? नहीं, देखे हर चीज तो मीडिया नहीं है, ये बाहर के स्तर पर तो मीडिया व्यक्ति को फोकस करती है, लेकिन संगठन के स्तर पर वो प्रयास किया जाना चाहिए कि ये नहीं हो। लेकिन वैसे संगठनों में इस तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें खासकर ये है ना कि लीडरशिप के अलावा की दूसरी पंक्ति की जो लीडरशिप है वो निर्धारित कर दी जाती है, या सबके अपने अपने जो काम है उनको महत्व
दिया जाता है, जो आंतरिक फोरम है संगठनों का। लेकिन आंदोलन में एक कमजोरी रही है, जिसकी वजह से न तो दूसरी पंक्ति का नेतृत्व तैयार हुआ है, क्योंकि मान लिया कि नेतृत्व बस ये है, जो सामने दिख रहा है वही नेतृत्व है, इसके अलावा किसी की कोई हैसियत नहीं है। तो वो एक कमजोरी आंदोलन में रही है, जिसकी वजह से कई सारी आज समस्याएं हैं। कमजोरी का जो बड़ी वजह है वो ये है, और अंदर के फोरमों पर भी ये ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि स्थापित किया जाता है उन सारी बातों को जो सही नहीं होती है। रहमत, बाबा आमटे जैसे एक व्यक्ति का आना एक बड़ी रणनीति, काफी उसके ऊपर सोचा भी गया था, तो उसका कितना प्रभाव आंदोलन पे और उनका जाने का भी, आने का भी और जाने का भी कैसा रहा? तुमने क्लोजली देखा भी है। निमाड़ में ही वो आए, करीबन आई थिंक 92 91 में ही आ गए थे, और उसके बाद 94 से तो तुम एक प्रमुख काम बड़वानी कार्यालय का ये भी होता था, एक कोऑर्डिनेशन कसरावत के साथ, क्योंकि बाबा की भी एक पूरी बड़ी एक जिम्मेदारी और अरस परस आदान प्रदान बड़वानी कार्यालय से ही था मुख्यतः। और उनके जाने तक का ये बता सकते हो कि किस प्रकार का वो पूरा रहा? बाबा का नर्मदा बचाओ आंदोलन के समर्थन में नर्मदा घाटी में आके बसने का निर्णय बहुत ही बड़ा था। मतलब एक अप्रत्याशित था। मुझे तो लगता है कि आंदोलन के लिए भी अप्रत्याशित था कि बाबा आके बस ही जाएंगे यहाँ पर। बाबा का सपोर्ट रहा है। बड़े बांध की जो पहली जो मीटिंग हुई बड़े बांध विरोधी, वो आनंदवन में ही हुई है बाबा के उपस्थिति में। तब शायद यहाँ पर सरदार सरोवर में के क्षेत्र में भी बड़े बांध विरोधी भूमिका नहीं थी। उसके पहले हो चुकी है ये बात। लेकिन अप्रत्याशित मैं ये इसलिए कहूँगा कि शायद एक तरीके से आश्चर्यजनक, जितना हमने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा। और वो मुझे लगता है कि बाबा के स्तर पर भी कहीं ना कहीं वो एक उनका जो अपना कैलकुलेशन रहा होगा कि बसने का मतलब क्या है, वो कहीं वहाँ पर भी हुई चूक हुई है। बाबा को भी लगा होगा कि हो सकता है कि कुछ सालों के बाद या 1-2 साल में कुछ हो जाएगा और शायद हम वापस लौट भी सकेंगे, या नहीं भी सोचा हो इस तरीके का। लेकिन मुझे लगता है कि एक अप्रत्याशित घटना थी बाबा का यहाँ आना। हालांकि बाबा एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, और वो जब यहाँ पर आके बस गए तो शुरुआत में तो घाटी के लोगों का ध्यान था उस और, लेकिन फिर घाटी के लोगों ने और आंदोलन ने शायद उनकी उस भावना की कद्र नहीं की। इसलिए बाबा में भी थोड़ा उनके निर्णय को लेके कहीं ना कहीं एक उस तरीके की सोच, खासकर बाबा से तो सीधा नहीं इस तरीके का सुना कभी शब्द हमने, लेकिन ताई के मुंह से ज़रूर वो बातें निकलती थी कि बाबा यहाँ पर आए हैं लेकिन घाटी में कोई उनका सम्मान नहीं है, कोई मिलने नहीं आता, आंदोलन के कार्यकर्ता कभी नहीं आते, गांव के लोग नहीं आते हैं, और एक तरीके से वो पड़े हैं यहाँ पर। बाबा इसके बजाय यदि कहीं भी रहते बाबा, चाहे वो आनंदवन में रहते या कहीं और जाके कुछ भारत जोड़ो जैसा इस तरीके का कुछ करते, तो ताई का मानना था कि ज़्यादा बाबा का वहाँ पर सदुपयोग समाज के लिए हो सकता था। लेकिन यहाँ आके पढ़े हैं और पढ़ने के बावजूद भी कोई उचित सम्मान उनको नहीं दिया जा रहा। जो मुझे लगता है कि ताई का जो चिंता थी वो एकदम सही थी। और यहाँ के घाटी के लोगों ने कद्र नहीं करने की वजह बड़ी ये हो सकती थी कि उसमें से कई सारे लोग, ठीक है, शुरुआत में तो देखा कि ठीक है बाबा आए हैं, लेकिन बाद में सोचा कि चलो ठीक है बाबा को तब यहीं रहना है तो क्या ज़रूरत है। लेकिन जब से गांव के लोगों द्वारा, जो सामान्य लोगों द्वारा जो
उपेक्षा है वो तो समझ में आता है, लेकिन मुझे लगता है कि ताई की एक बड़ी जो चिंता वो ये रही कि आंदोलन भी और आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता भी बाबा की उपेक्षा करने लगे। और कहीं कहीं इस तरीके का भी बात ताई के मुंह से कई बार मैंने सुनी कि कई बार आंदोलन को शायद ये लग रहा है कि लीडरशिप हाईजैक ना हो जाए बाबा की वजह से, तो शायद इस वजह से बाबा पर पर्याप्त ध्यान, उनका जो सम्मान है वो नहीं किया जा रहा। तो उसको लेके काफ़ी ताई से जब बात होती थी तो इस तरीके की बातें आती थी। लेकिन दूसरा जो बाबा को लेके जो बाबा का खुद का जो डिलेमा था वो मुझे लगता है कि दो वजहों से था। एक, शायद बाबा के लिए सम्मान कोई दे न दे, वो एक बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ा, उनके लिए कोई ये सवाल नहीं था। वो जिस उद्देश्य से बैठे थे वो अपने मगन रह के बैठे थे यहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि जब बाबा इतने लंबे समय के लिए यहाँ पर आए तो शायद उनके परिवार को भी वहाँ पर, आनंदवन परिवार या विकास भाव, प्रकाश भाव, या जो कम से कम आनंदवन की बागडोर संभालेगा, उनको भी शायद ऐसी अपेक्षा न रही होगी कि बाबा को इतना लंबा वहाँ पर रहना पड़ेगा। और जब बाबा इतना लंबा वहाँ रह रहे थे तो आनंदवन में निश्चित रूप से काफ़ी सारी दिक्कतें आने लगी। एक बाबा की आनंदवन में उपस्थिति से जो फ़र्क पड़ता वो शायद उस तरीके की कुछ दिक्कतें थी। तो वहाँ से काफ़ी दबाव था कि बाबा को अब लौटना चाहिए, कितना दिन रहेंगे वहाँ पर, ये सब। हालांकि बाबा ने कभी इस तरीके की बात मुंह से नहीं निकाली। तो ये सारे सवाल थे, कई सारे ताई को लेके सवाल थे। ताई को लगता था कि बाबा ने तो ठीक है निर्णय लिया है यहाँ पर, लेकिन बाबा की वजह से उनको यहाँ रुकना पड़ता था। जब बच्चे उनके ग्रैंड चाइल्ड जब बड़े हो रहे थे तो ताई को कई बार लगता था कि उनको उनके साथ होना चाहिए, लेकिन वो नहीं रह पाती बच्चों के साथ। तो वो एक भावनात्मक कारण था जिसकी वजह से ताई भी थोड़ा परेशान रहती थी। तो ताई के परेशान रहने से उसका फिर बाबा पर असर पड़ता था। तो ये सारे मतलब वजह थी जिनकी वजह से अंतिम 5-6 साल बाबा जो मतलब कि 2001 में यहाँ से निकले, उसके 5-6 साल में बाबा काफ़ी मतलब कभी उन्होंने कहा नहीं, लेकिन ताई से जो सुनते थे तो उनकी वजह से काफ़ी आनंदवन और बाबा के बीच थोड़ा सा तनाव, बाबा और ताई के बीच अलग अलग बातों को लेके वो रहा। और उसका मतलब बड़ी वजह ये थी कि बाबा का यहाँ पर रहना, और रहना भी ऐसी जगह जहाँ पर जहाँ के लोग, जहाँ का जो आंदोलन है उनकी पर्याप्त कदर नहीं कर रहा है। तो ये सही है क्या कि पर्याप्त कदर नहीं करना रहमत तुम, क्योंकि कोऑर्डिनेशन मतलब तुम्हारे व्यक्तिगत भी बाबा के साथ काफी नजदीकी संबंध रहे। इनफैक्ट वो उस बात पर मैं आऊंगी, क्योंकि आनंदवन वापस लौटने के समय पर पूरा कसरावत की जिम्मेदारी उनके आश्रम की जिम्मेदारी तुम पर सौंपी थी। वो प्रक्रिया भी मुझे धुंधली सी याद है, तुम बता सकते हो क्या हुआ था। पर क्या ये सही है कि वो 5-6 साल दौरान, क्योंकि तुम तो बड़वानी कार्यालय में थे उस समय, ये क्षेत्र संभाले हुए भी थे, तो मुझे लगता है कि जो ताई का जो कहना था वो जो मैं देखता भी था एकदम, उसमें कोई मतलब संदेह की गुंजाइश नहीं है कि बाबा को अपेक्षित सम्मान नहीं मिला है और हुई है मतलब उपेक्षा भी। अब देखिए वो जानबूझ के हुई नहीं हुई वो उसके बारे में शायद मैं कुछ नहीं कह पाता, लेकिन वो तो हुई है। बाबा यदि यहाँ पर आके बैठे हैं कसरावद में और केवल एक नर्मदा बचाओ आंदोलन के समर्थन में, घाटी के लोगों के समर्थन में आके बैठे, तो मुझे लगता है कि जो छोटी मोटी भी जो निर्णय प्रक्रिया है, जो घटनाएं हो रही है, उससे बाबा को अपडेट रखना बहुत ही ज़रूरी। मुझे लगता है कि पहला काम ये होना चाहिए था कि बाबा को
हम सारी जानकारी से अवगत रखें, लेकिन कई सारी जो बातें थी वो बाबा को नहीं पता होती थी, फिर बाद में कहीं और से पता होती थी। तो इस तरीके का भी हुआ है, जो मुझे लगता है कि बाबा ने भी कहीं ना कहीं उसको जाहिर नहीं किया, लेकिन उसकी तकलीफ़ तो होती ही होगी। और स्वाभाविक है, कोई भी जो सब कुछ छोड़ के केवल एक ही काम के लिए आया और जिस काम के संबंध में जो गतिविधियां हो रही है उससे वो व्यक्ति ही अपडेट न रहे और सम्मान देना तो और भी शायद बड़े बात दूर की बात है, लेकिन इतना भी यदि हो पाता तो मुझे लगता कि बाबा जिस स्थिति में गए शायद उससे बेहतर स्थिति में लौटते, वो वापस भी यदि लौटते तो ज़्यादा अच्छे तरीके से लौटते। रहमत पीछ वो वापस रिपीट करती हूँ सवाल कि बाबा जैसी हस्ती का घाटी में आने का, नर्मदा बचाओ आंदोलन में जुड़ने का कितना फायदा आंदोलन को, और शायद उसकी वजह से कुछ ये जो एक व्यक्तिवाद जैसा मतलब नुकसान भी, मतलब मैं तुमको दोनों तरफ से पूछती हूँ कि कितना एक जन आंदोलन को हुआ फायदा भी और उसके दूसरे भी परिणाम अगर हो तो तुमको लगते हो तो, ना भी लगते हो तो उस प्रकार से बताओ। और जाने का, ये दोनों का असर एक जन संगठन पर, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर कैसा रहा? मुझे लगता है कि बाबा के आंदोलन में आने के काफ़ी फ़ायदे हुए हैं, काफ़ी सकारात्मक उसके असर हुए हैं। 1991 में जब बाबा आए यहाँ पर, तब आंदोलन हालांकि अपने चरम पर था, पूरा गांव-गांव में आंदोलन खड़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी आंदोलन को अपनी मतलब जो मुद्दे जो आंदोलन उठा रहा है उसको प्रतिस्थापित करने में आंदोलन का बाकी था, प्रतिस्थापित नहीं हुए थे। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे बाबा आंदोलन में आए, यहाँ आके बस गए और पूरा जब संघर्ष यात्रा के दौरान भी बाबा पूरा समय रहे वहाँ पर, तो जो आंदोलन ने जो मुद्दे उठाए, चाहे वो पर्यावरणीय विनाश के हो, विकास की अवधारणा को लेके हो या बड़े बांधों के दुष्परिणामों को लेके हो, उसको मुझे लगता है कि मीडिया ने ज़्यादा गंभीरता से लिया। और केवल देश की मीडिया नहीं, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मीडिया ने का भी अटेंशन आंदोलन की तरफ ज़्यादा हुआ। हालांकि केवल एक बाबा की वजह से हुआ ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ। आंदोलन ने जो रणनीतियाँ की कि वो चाहे संघर्ष यात्रा का हो या हरसूद का जो सम्मेलन हो, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उन कार्यक्रमों में बाबा के जुड़ने से एक उन मुद्दों को कम से कम गंभीरता से लिया जाने लगा। तो ये एक बड़ा फ़ायदा था मुझे लगता है कि आंदोलन के लिए, आंदोलन के मुद्दे देश की सीमा को भी पार करके और बाहर पहुँचे, तो ये एक बड़ा फ़ायदा था। दूसरा रही बात नेतृत्व वाली बात, तो नेतृत्व को लेके मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा सवाल इसके खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि एक बड़ा एक कार्यक्रम संघर्ष यात्रा का था जो लगातार 35 दिन तक बाबा रहे। इसके अलावा मुझे लगता है कि बाबा कहीं रोज़ की गतिविधियों में कभी शामिल नहीं होते थे। आंदोलन के जो कार्यक्रम होते थे उनमें भी चुनिंदा कार्यक्रमों में ही वो शामिल होते थे। तो मुझे लगता था कि न बाबा के मन में कभी नेतृत्व की बात आई और न ही कभी घाटी के लोगों ने कभी उनको इस रूप में देखा कि बाबा ही हमारे एकमात्र नेतृत्व करता है। एक वरिष्ठ जो कार्यकर्ता के रूप में ज़रूर देखा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाबा ने भी कभी इस तरह से सोचा होगा या और कोई सोचता रहा होगा, क्योंकि हर फ्रंट पर बाबा मौजूद भी नहीं रहते थे। उनका सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से कसरात में आना ही एक बड़ी बात थी कि वो यहाँ पर रह रहे हैं, आंदोलन के साथ है, इतना ही मुझे लगता है कि था। कभी नेतृत्व का सवाल न तो बाबा की तरफ से कभी आया है और न मुझे लगता कि कहीं कुछ किसी को थ्रेट रहा होगा उसको लेके।
नेतृत्व नहीं, मैं एक प्रमोशन ऑफ एक व्यक्ति इन अ संगठन, मतलब वो इमेज एक बनती है कि ऐसे खास लोग का बोलना कहना, ये जो हमने पहले बात चर्चा में की, जिसका परिणाम फिर हम देख भी रहे थे। तुमने जैसे बताया कि ये प्रेस नोट फिर किसने साइन की है हर वक्त मीडिया भी अपेक्षा करना, मैं उस प्रकार से पूछ रही हूँ कि उससे एक व्यक्ति का सेंटर एक जन आंदोलन में ज्यादा होना, बड़ा होना, ये प्रोत्साहन ऐसा नहीं मिलता है क्या, नहीं मिला क्या? नहीं, कुछ हद तक जरूर हुआ है। और मुझे लगता है कि वो यदि कोई मुद्दा है जो इस तरीके के वरिष्ठ लोग यदि उठाते हैं तो उसको मतलब कि समाज भी गंभीरता से लेता है और मीडिया भी, जो एक समाज का अंग है। और मुझे लगता है कि उसमें कोई वैचारिक कोई मतभेद, कोई सवाल नहीं उठता है कि कोई अटेंशन किसकी तरफ है। कोई बात नहीं, हो सकता है कि कीड़ी मूंगे की बात अपना राणिया डाया भी कहता है और वही बात बाबा ने भी कही है, लेकिन राणिया डाया को शायद वही बात कहता है तो उसको कोई इस तरह का अटेंशन नहीं मिलता, लेकिन बाबा ने भी वही बात कही कि भैया पर्यावरण में एक छोटी सी चींटी का भी महत्व है और बांधों से तो केवल कई सारी प्रजातियां ही खतरे में पड़ जाएगी, तो उसको लिया है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर बड़ी बात ये है कि जो मुद्दे हैं वो समाज तक पहुँचे और बाबा की वजह से यदि वो एक व्यापक समाज तक पहुँचे हैं तो मुझे लगता है उसमें कोई इस तरह का कोई वैचारिक उनके साथ कोई टकराव होने की बात या ऐसा नहीं है, और कोई अन्यथा लिया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनकी बात को समाज स्वीकार करता है तो उनके मुंह से निकली बात और स्वीकार की। अंततः तो जो मुद्दे जो आए वो उसकी वजह से आंदोलन को ही फायदा हुआ है, जो समाज ने स्वीकार किया है। रहमत, बाबा किन परिस्थितियों और कारणों से गए और उसके बाद उनके ये पूरा ये जो कसरावत का उनके आश्रम का हुआ वो पूरा बताओगे, क्योंकि तुम उसमें सेंट्रल रोल था तुम्हारा उस समय से, वो किस प्रकार चला, क्या बाधाएं आई, क्या समस्या आई, बाबा कैसे गए, वो एक घोषणा कैसे, वो घोषणा भी, जाने का असर भी घाटी पे? बाबा का काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर रहे और इतना लंबे समय होने की वजह से मतलब ठीक है, गांव के लोगों ने अपेक्षित सम्मान नहीं दिया, आंदोलन के कार्यकर्ताओं से भी अपेक्षित जो सम्मान नहीं मिला उससे कहीं ना कहीं बाबा से ज़्यादा ताई और बाकी के जो उनके जो पुत्र है विकास भाव, प्रकाश भाव, उनको भी काफ़ी लगा कि बाबा अपना एक जीवन का महत्वपूर्ण समय जिन लोगों के लिए दे रहे हैं उनसे उनको अपेक्षित सम्मान नहीं मिल रहा है, तो बाबा का समय व्यर्थ जा रहा है वहाँ पर। तो इसलिए बाबा को वापस लौटना चाहिए ताकि वो कम से कम आनंदवन के रूप में जो काम चल रहा है उसमें थोड़ा मदद कर सके। वहाँ की मदद भी हालांकि बाबा की उपस्थिति के रूप में ही होती या और कुछ करे जो इससे ज़्यादा समाज के लिए फ़ायदेमंद हो। तो इसी तरह की चर्चा चलती थी और कई तरह से जैसा ये खुद जब आते थे आनंदवन से लोग तो वो सारे भी बाबा के साथ बातचीत करते थे। बाबा के कई सारे जो परिचित है, जो आनंदवन के बड़े जो डोनर्स है, वो भी जब बाबा वहाँ नहीं मिलते थे तो यहाँ आते थे, तो उनसे भी इस तरीके के सुझाव आते रहे हैं कि बाबा आपको अपने समय का ऐसा सदुपयोग करना चाहिए जो समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी हो। तो ये सारी बातें चलती रहती थी। तो उसके बाद फिर लगा, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा यहाँ से निकले उसमें उन सारी बातों का बाबा पर कोई असर नहीं था, लेकिन एक बात का सबसे ज़्यादा असर था, वो मुझे लगता है ताई का स्वास्थ्य। ताई के स्वास्थ्य को लेके बाबा बहुत चिंतित रहते थे और कहीं ना कहीं बाबा को ये लगता था कि
ताई का जो स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जो उनको परेशानियां हो रही है, उसमें बाबा का और बाबा के साथ ताई का भी यहाँ रहना है। तो इसलिए बाबा को मुझे लगता है कि निर्णय लेना पड़ा कि अब कसरावत से कुछ समय के लिए जाएं। हालांकि जिस समय बाबा निकले वो एक ऐसी उम्र थी बाबा की कि बिल्कुल बाबा को आनंदवन से या अपने जहाँ पर उनको मेडिकल सहायता की ज़रूरत उपलब्ध हो सके ऐसी जगह से दूर नहीं रहना चाहिए था। लेकिन जब आए थे तब भी ये स्थिति थी, लेकिन फिर भी इतना साल रहे बाबा, 11 बरस करीब रहे यहाँ पर, तो वो बड़ी बात है। और ऐसे समय में भी उन्होंने ये निर्णय लिया यहाँ से जाने का। तो मुझे लगता कि वैसे कोई अन्यथा लिए जाने वाली बात नहीं है, ना आंदोलन के स्तर पर न घाटी के स्तर पर। और जहाँ तक घाटी का सवाल है, तो घाटी से तो मुझे लगता है कि कोई इस तरीके का नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई। जरूर सरकार ने और कुछ जो आलोचक है आंदोलनों के, उन्होंने ये मामला उठाया, लेकिन उससे कोई उस तरह का फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी यदि देखा जाए तो बाबा का उपस्थिति एक प्रतीकात्मक रूप से बहुत महत्व की थी आंदोलन से, और बाबा के जाने से वो असर जरूर एक आंदोलन पर पड़ा है, मुझे लगता है। बाबा का जाने के बाद ये पूरा ये इसका आश्रम का संचालन और वो जिम्मेदारी कैसे, उनका स्थान का भी एक महत्व है। काफी मतलब वहाँ रहे तो आंदोलन की प्रमुख, काफी वहाँ गैमन इंडिया का पुल से लेकर वो लड़ाई वहाँ कसरावत की चली भी, वो पेड़ पौधे से लेकर वो स्थान एक बहुत महत्व का स्थान रहा आंदोलन के लिए। तो उसको बाबा के जाने के बाद आगे किस प्रकार से, क्योंकि मुझे याद है कि वो जिम्मेदारी कैसे तय हुई कि तुम्हारे पे आएगी और किस प्रकार से हुआ, वो जरा बताओगे? बहुत क्लियर याद नहीं है मुझे, पर तुम्हारी प्रमुख उसमें भूमिका रही है, तो उस हिसाब से पूछ रहे हैं। जब बाबा का तय होगा यहाँ से जाने का, तो फिर इस बात पर विचार किया जाने लगा कि ये जो कुटिया जो बाबा के लिए बनाई गांव के लोगों ने, उसका किस तरीके से उपयोग हो। और दूसरा ये है कि ऐसा भी नहीं दिखे कि बाबा चले गए तो यहाँ का जो लोक बिरादरी जो आश्रम है बाबा का, निजबल कुटिया है, वो अब ख़त्म हो गई। तो बाहर ये भी संदेश देना था कि बाबा गए नहीं हैं, कुछ समय के लिए गए हैं और उनका केंद्र यहाँ पर चलेगा। तो जाने के पहले एक दिन पहले बाबा 5 सितंबर 2001 को निकले यहाँ से। तो उसके 1-2 दिन पहले यहाँ पर कसरावत में बाबा की कुटिया में, निजबल कुटिया में मीटिंग हुई, जिसमें कई सारे लोग, प्रमुख कार्यकर्ता और कई सारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता और बागली से डॉक्टर मिहिर शाह और उनके साथी लोग भी यहाँ पर आए थे, जिसमें तय किया कि केंद्र को चालू रहना चाहिए। यहाँ पर केंद्र को एक बना है, इस ढांचे का उपयोग क्षेत्र के लिए, कुछ विकेंद्रित जल प्रबंधन के लिए के काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सहमति है इस पर। फिर लेकिन कौन संचालन करे इसको, इस पर जब बात आई तो कई सारे कार्यकर्ताओं ने और बाबा ने मुझ पर विश्वास जताया कि तुम यदि जिम्मेदारी संभाल लेते हो इसकी यहाँ की, तो ये केंद्र चालू रहेगा। क्योंकि सब लोगों ने कहा था, बाबा ने कहा था, ताई का भी मन था, तो फिर मैंने ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और बाबा के जाने के बाद उस केंद्र को चलाने का प्रयास किया। लेकिन जो उपेक्षा आंदोलन की बाबा के रहते हुए थी, वही उपेक्षा फिर भी जारी रही। मेरी अपेक्षा ये थी कि आंदोलन इसमें मदद करेगा और एक आंदोलन के एक केंद्र के रूप में ही वो चलेगा। लेकिन आंदोलन ने मदद नहीं की। कोई भी आंदोलन के जो कार्यकर्ता है, इवन मेधाबेन, जितने भी समय में रहा वहाँ पर, फरवरी 2002 तक मैं लगातार वहाँ पर रह रहा था,
एक बार भी मेधाबेन कभी वहाँ पर नहीं आई। एक बार आंदोलन ये कसरावत के कुछ लोग वहाँ आके कब्जा करने के लिए आए वहाँ पर, हमको धमकाने के लिए कि चले जाओ यहाँ से, क्या है, ये सब घटना चल रही थी। उस समय आंदोलन के कई सारे लोग कसरावत में दौरे पर आए हुए थे, प्रमुख कार्यकर्ता, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आए, देखने तक नहीं आए कि क्या हो रहा है वहाँ पर। तो ये उपेक्षा तो जारी रही, इसी वजह से फिर केंद्र में ताला भी लगा है। इस मतलब खैर मैं थोड़ा पॉज करती हूँ। रहमत, इस सितंबर 2001 में जब बाबा यहाँ से गए, उस समय तो मैं थी नहीं यहाँ, शायद दिग्विजय सिंह भी आए थे। वो घटना भी अगर तुम बता पाओगे कि दिग्विजय सिंह का क्या रोल रहा है। और उसका मेरे मन में ये भी इम्प्रेशन है कि बाबा का जाने का प्रचार भी काफी सरकार ने इस्तेमाल भी, जैसे दिग्विजय सिंह आए और मुआवजा दिया और गए, झूठा प्रचार था पूरा। 5 सितंबर 2001 को बाबा निकले यहाँ से, तो 4 सितंबर को दिग्विजय सिंह मिलने के लिए आए। हालांकि बहुत ही जो जिस तरीके से पूरा प्रचार किया गया कि दिग्विजय सिंह आए और बाबा गए, तो वो थोड़ा सा मतलब आश्चर्यजनक लगता था कि उस दिन असेंबली का सत्र चल रहा था, मुख्यमंत्री को होना जरूरी था, लेकिन उसके बावजूद असेंबली छोड़ के दिग्विजय सिंह आए बाबा को मिलने के लिए। लेकिन जब वो मिले तब भी बाबा ने मेरा परिचय करवाया दिग्विजय सिंह को और बोला कि ये केंद्र चलेगा और मैं आऊँगा यहाँ पर और ये रहमत देखेगा यहाँ पर, केंद्र बंद नहीं हो रहा है मेरे जाने की वजह से। तो दिग्विजय सिंह के सामने ये सारी बातें कही, मेरा परिचय करवाया और बस फिर आधा घंटा करीब पौन घंटा दिग्विजय सिंह रुके वहाँ पर और चले गए। दिग्विजय सिंह निकल गए। अगले दिन सुबह से 5 सितंबर को बाबा भी निकल गए। तो जो दिग्विजय सिंह के सामने जो बाबा ने मेरा परिचय करवाते समय कहा, उस समय स्पष्ट था बाबा का कि यदि केंद्र चालू रहा, यहाँ पर गतिविधियाँ जारी रही, तो वो आएंगे कभी, कि रहने के लिए भले ना है लेकिन आएंगे या आते रहेंगे, जैसा भी वो स्पष्ट था। वो जो मीटिंग हुई कार्यकर्ताओं की, उसमें भी जब केंद्र जारी रखने की बातचीत हुई, उसका तात्पर्य यही था कि यदि केंद्र जारी रहा तो बाबा आ सकते हैं। तो मुझे तो स्पष्ट है कि बाबा ने भी केंद्र जारी रखने का इसीलिए कहा था कि शायद उनके मन में रहा होगा कि कभी आ सकते हैं यहाँ पर, यदि केंद्र नहीं रहेगा तो कैसे आएंगे। तो मुझे लगता है कि केंद्र जारी रखना एक सबके लिए संकेत था, वो बाबा के लिए भी था कि वो उनका मन हो तो कभी आ सकते हैं, और बाकी के लोगों के लिए भी ये स्पष्टता थी कि केंद्र मतलब बाबा का ही है और बाबा रहेंगे तो चलेगा इसको, और चलेगा तो बाबा कभी आएंगे भी। रहमत, दिग्विजय सिंह क्यों उस समय आया? क्यों बाबा तो आनंदवन जाते रहते थे, आते रहते थे, पर वो उस समय अगले ही दिन आना, वो भी असेंबली छोड़ना, तो ये क्या उन्होंने, तुम क्या मानते हो कि किस वजह से, क्या संबंध उनके बाबा के साथ बहुत निजी और थे इसलिए आए, कि उनकी एक रणनीति थी ही कि इस प्रकार का प्रचार घाटी में फैलाना? क्या लगता है तुमको? देखिए, दिग्विजय सिंह एक अलग किस्म का राजनीतिज्ञ है, वो कहीं भी चला जाता है ना। तो केवल बाबा से ही मिलता है ऐसा जरूरी नहीं है, कई सारे लोगों से मिलता है और बगैर सूचना दिए भी कहीं चले जाता है। और दिग्विजय सिंह केवल यहीं बाबा के पास ही आते थे ऐसा नहीं है। जब वो कभी साल भर में पंढरपुर भी जाते थे दिग्विजय सिंह, तो पंढरपुर जाते थे तो फिर आनंदवन भी जाके आते थे। तो केवल बाबा के ही लिए नहीं, बाबा से के काम से वो बाबा से जुड़े रहे हैं तो इसलिए जाते थे। और दिग्विजय सिंह तो कहीं भी जाते थे, केवल बाबा के पास नहीं है। और जब बाबा ने जाने का बात कही तो मिलने के लिए आ गए। वो मिलने के लिए आए, वो उसके राजनीतिक कारण भी हो सकते थे, वो कुछ शायद
दिखाना भी चाहता होगा कि जा रहे हैं तो देखो दिग्विजय सिंह ने समझा दिया, या दिग्विजय सिंह की एक सफलता है कि बाबा को अब कह दें कि भाई बाबा आप जाइए, अब क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये वो समय था 2001 का। तब दिग्विजय सिंह के साथ आंदोलन का जो डायलॉग चल रहा था वो एक समापन की ओर था, और जो 436 वाला जो प्रपोज़ल था वो भी ख़त्म हो गया था, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया था, और दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट भी आने लगे थे कि अब एक तो डायलॉग ख़त्म हो गया था, फिर पूरे बांध की बात करने लगे, बांध से विकास होता है, ये सारी उसी तरह का जो 94 के समय जो आते थे बीच के स्टेटमेंट की हम सोचेंगे प्रदेश का विकास को ध्यान में रख के ऊंचाई तय करें, वो सीधे स्टेटमेंट भी आने लगे थे। तो वो शायद दिखाना भी चाहता होगा मीडिया में, उसने हालांकि इस तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लोगों के कयास लगाने की बात है तो लोग कुछ भी कयास लगा सकते हैं, उसमें सच्चाई होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक उसका मकसद रहा हो कि वो कुछ दिखाना चाहे इसको बाबा के पास एक दिन पहले आके। और हालांकि जो चर्चा सुनते थे उसमें यही सुनते थे कि दिग्विजय सिंह आया और बाबा चले गए, लेकिन हम जानते थे कि बाबा का तो जाने का पहले से ही निर्णय था, दिग्विजय सिंह तो एक दिन पहले मिलने के लिए आए थे। जिस प्रकार से बाबा ने एक दिग्विजय सिंह को स्पष्ट कहा कि ये केंद्र चालू रहेगा, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थे और मैं आऊंगा और तुम उसका करोगे, तो उस प्रकार से आंदोलन के साथ भी ये स्पष्ट बात और तय हुआ था क्या एनबीए के साथ? मुझे लगता है कि एनबीए के साथ सारा तय था ये, और जो मीटिंग हुई थी जब कि केंद्र कैसे संचालित होगा, उसमें आंदोलन के कई सारे प्रमुख कार्यकर्ता थे। मेधा बहन उसमें आ नहीं पाई थी, चूँकि उस दिन उसके एक दिन पहले डोमखेड़ी में कुछ वाटर लेवल बढ़ रहा था, तो वो आई नहीं थी, लेकिन उन्होंने चिट्ठी लिख के बताया था कि आप जो भी निर्णय लेते हैं मुझे स्वीकार होगा। बाबा ने वो पढ़ के सुनाई थी वहाँ पर मीटिंग में कि ये मेधा की चिट्ठी आई है। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो निर्णय हुआ उससे किसी भी स्तर पर आंदोलन में असहमति थी, लेकिन बाद में जो कुछ हुआ उससे सिद्ध हुआ कि जो उपेक्षा पहले जारी रही वो उपेक्षा बाद में भी, जो बाबा के रहते हुए उपेक्षा हो सकती थी तो बाद में नहीं हो, ये थोड़ा असंभव ही लगता था जो हुआ। रहमत, एक ये समझ सकते हैं कि बाबा के रहते हुए लगता भी है कि है ही बाबा संभाल ही लेंगे, वो ही खुद बड़ी हस्ती है, तो वहाँ का एक आंदोलन को इतना देखने की जरूरत नहीं है, वो फ्रंट। पर उसके उनके जाने के बाद लोगों में बात तो जरूर हुई कि बाबा ताई की तबीयत की वजह से ज्यादा आनंदवन रहेंगे, आएंगे तो भी कभी कभी। तो एक आंदोलन को वो केंद्र स्ट्रैटेजी के रूप में चलता रहे ताकि उसका प्रभाव मिनिमम पड़े और कॉम्पनसेट किस हद तक कर सके, ये सोचना बहुत जरूरी होता है बाबा की एब्सेंस का। तो उस परिस्थिति में आंदोलन ने उसकी उपेक्षा करना, ये मुझे समझ में नहीं आता क्या वजह हो सकती। देखिए, उस केंद्र की उपेक्षा तो पहले से ही आंदोलन कर रहा था, उपेक्षा कोई नई बात नहीं है। बाबा के जाने के बाद हालांकि ये जरूरी था कि केंद्र चालू रहे ताकि एक दिखाया जा सके कि बाबा कभी आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद असल में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी, कम से कम कि प्रतीकात्मक रूप से बाबा की स्मृति यहाँ पर रहती। लेकिन यहाँ पर आंदोलन ने एक मतलब कि जो निर्णय लिया उसका उपेक्षा करने का, उसकी फिर आंदोलन को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी। जो कसरावत के जो तुलसी राम और दूसरे जो राजा राम जो व्यक्ति है, उन्होंने केंद्र पर ताला लगा दिया, और जब ताला लगा दिया तो उसके बाद जो केंद्र का अस्तित्व ही ख़त्म होगा, जो बाबा की स्मृति थी वो ख़त्म हो गई। तो उसकी वजह से कुछ न कुछ आंदोलन को जो
नकारात्मक थोड़ा असर देखने को मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि व्यावहारिक रूप से आंदोलन के लिए वो ठीक हुआ, क्योंकि वैसे भी केंद्र चल भी रहा था, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये केंद्र चल जरूर रहा है लेकिन आंदोलन के नियंत्रण में नहीं है ना। अब ये जो निर्णय हुआ था वहाँ पर कि उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाए, तो चूंकि वो बाबा की तरफ से बात थी तो उसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन बात यही है कि अब उसको इनकार नहीं कर सकते लेकिन स्वीकार भी नहीं कर सकते। तो इसलिए चाहते थे कि ठीक है जो भी हो जा, उपेक्षा जारी रखे, लेकिन उपेक्षा थोड़ी महंगी पड़ गई। केंद्र बंद हो गया, और केंद्र बंद हुआ तो फिर सारा जो बाबा की जो स्मृतियाँ थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन दूसरे तरीके से ये भी देखे तो लगता है कि केंद्र बंद होना भी शायद एक तरीके से अच्छा था आंदोलन के लिए, कि यदि केंद्र चालू रहता तो वो जो उपेक्षा हो रही थी उसकी वजह से मैंने तो एक स्तर पर निर्णय ले ही लिया था कि मैं वहाँ नहीं रहूँगा। तो आंदोलन के लिए एक बड़ा सवाल था कि कौन रहे वहाँ पर। केंद्र को संचालित करना मतलब किसी को रहना तो पड़ेगा, लेकिन उस समय की स्थिति में आज तो और भी ज़्यादा खराब स्थिति हो गई, कार्यकर्ता और भी कम हो गए, लेकिन उस समय की स्थिति में कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जो उस केंद्र की जिम्मेदारी संभाल लेता। तो शायद मुझे लगता है कि ताला लगना आंदोलन के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहा कि किसी को रहना तो नहीं पड़ेगा वहाँ पर। रहमत, वो थोड़ी घटना बताओगे कि क्या डिस्प्यूट था, कैसे ताला लगा, और उसको लेके फिर केस भी, ये एक संपूर्ण एक उसको एंड तक ले आते हैं, भले बहुत डिटेल में ना भी कहो, पर वो केस भी चली और क्योंकि लड़े भी उसको वापस ताला हटाने के लिए भी, तो कहाँ तक लड़ पाए कहाँ तक नहीं। असल में ताला जो लगा केंद्र में, वो कहना चाहिए कि थोड़ा केंद्र बंद हो जाने से थोड़ा एक राहत आंदोलन को मिली कि ठीक है अब कुछ करना नहीं पड़ेगा। खैर लेकिन अब ताला लगा है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ कोर्ट में भी गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला आया उसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिसीवर को अवैध घोषित कर दिया था, रिसीवर हटाने की बात की थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये नहीं समझी मैं भी कि डिस्प्यूट क्या है, कोर्ट में क्यों गए, ताला किसने लगाया, क्यों लगाया, अच्छा क्या मुद्दा? असल में बाबा की कुटिया जब 1990 में बनाई वहाँ पर, तो जिस जगह कुटिया का निर्माण हुआ वो उजाड़ गांव था। कसरावत की आबादी 1970 के पहले वहाँ पर थी, नर्मदा किनारे। फिर जब 70 में गांव डूब गया तो गांव को नदी किनारे से 1 किलोमीटर दूर लाके बसा दिया। जो लोग भी गांव में रहते थे सबको वहाँ पर एक एक प्लाट दे दिया और वहाँ पर बस गए। और वो जो आबादी की ज़मीन थी वो उजाड़ पड़ी रही, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। उस आबादी की ज़मीन पर बाबा के लिए कुटिया बनाने का निर्णय हुआ। अब चूँकि जिस समय कुटिया बनानी थी उस समय प्रदेश में सुंदरलाल पटवा की सरकार थी जो काफ़ी दमन कर रही थी आंदोलन पर। घोड़े दौड़ाने से लेके सब कुछ जो भी हो सकता था दमन, जो अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे यहाँ के लोगों पर, वो सारा पटवा सरकार कर रही थी। तो उस समय जब कुटिया बनानी थी तब सोचा गया कि किसी की मालिकी की ज़मीन पर हम बनाएं ताकि फिर सरकार और उसको लेके परेशान न कर सके। तो चूंकि जिस जगह पर कुटिया बनाई वो पूरा एक गांव की ज़मीन थी और वहाँ पर कोई प्लाट किसी का डिमार्केट करना संभव ही नहीं था कि किसकी ज़मीन है। लेकिन गांव के लोगों ने तय कर लिया कि हाँ ठीक है ये ज़मीन है, ये एक तुलसीराम भाई की ज़मीन है, तुलसीराम गिलिया की। तो इस पर जो आंदोलन के कार्यकर्ता, उस समय के प्रमुख कार्यकर्ता है, इनकी ज़मीन पर हम बाबा की कुटिया बनाएंगे।
ठीक है। हालांकि बाबा का पूरा जो कैंपस था करीब 3 एकड़ के आसपास था, तो इतना बड़ा तो किसी का घर कसरावद में नहीं था, आज भी किसी का घर नहीं है। तो किसी एक की ज़मीन पर बनना तो मतलब संभव ही नहीं था वो। लेकिन जो घर बनाया, जो पहला जो बाबा के लिए एक किचन, 2 कमरे और एक वरांडा, इतना ही बड़ा जो बना, तो उसके लिए ऐसा दिखाया गया कि ये तुलसीराम भाई की ज़मीन है, और तुलसीराम भाई की ज़मीन मानते हुए उसके लिए निर्माण की परमिशन ली गई पंचायत से। और पंचायत, चूँकि गांव का मामला है, इसलिए पंचायत निर्माण की अनुमति दे सकता था। पंचायत ने, उस समय की जो पंचायत है, उसने अनुमति दे दी। वो जो कागज़ थे तुलसीराम यादव ने संभाल के रखे, और जैसे ही बाबा गए कह दिया कि ये मेरा घर था, मैंने बाबा को रहने के लिए दिया था। और एक दिन आके उसने राजा राम और कुछ दूसरे, और तो वो और कुछ और लोगों ने आके कुटिया पर ताला लगा दिया। जिस समय ताला लगा तब मैं अंजड़ में था। गंगाराम बाबा जो मेरे साथी वहाँ पर कुटिया का देखभाल करते थे, वो वहाँ पर थे, उनको हटा के वहाँ पर ताला लगा दिया। तो ये था विवाद। फिर ये विवाद आगे बढ़ा, फिर उसने मुआवजे के लिए प्रकरण दायर किया, कोर्ट में गया। आंदोलन ने बेमन से कोर्ट में उसका जवाब दिया, उसका फैसला हुआ, आधा आधा मुआवजा बांट दिया। और जब ये सारा विवाद चल रहा था तो सरकार ने उसको विवादित संपत्ति घोषित कर दिया कुटिया को, और उस पर रिसीवर बिठा दिया, तहसीलदार को रिसीवर बिठा दिया। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया तो उसने रिसीवर की नियुक्ति को अवैध करार दिया था कि रिसीवर बिठाना सही नहीं था ये। तो चूंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रिसीवर हटाने का पावर नहीं होता है, इसलिए उस फैसले के 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट में अपील करके रिसीवर हटाना था। लेकिन दुख की बात है कि 90 दिन कब निकल गए, आंदोलन भूल ही गया, केस सुप्रीम कोर्ट में डालना भूल गया। उसमें सिर्फ एक ही वजह यह हो सकती थी कि यदि हाई कोर्ट में गए अपन तो हाई कोर्ट तो बोल देगा ताला खोलो। ताला यदि खुल जाता तो फिर केंद्र को चालू रखने के लिए किसी को बिठाना पड़ेगा। लेकिन आंदोलन के पास कोई कार्यकर्ता नहीं था, किसको बिठाते? तो इसलिए सबसे अच्छा यही है कि ताला लगा रहे तो किसी को बिठाना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए हाई कोर्ट में गए भी नहीं और रिसीवर हटाया भी नहीं। आज भी रिसीवर के अधीन है कुटिया, विवादित संपत्ति है, बस। वहाँ का मुआवजा हो गया क्या, और वो रिसीवर के अधीन है तो आगे उसकी स्थिति क्या है अभी? कुटिया का स्टेटस चूँकि रिसीवर हटाया नहीं गया है, हटाने के लिए हमने कोई हाई कोर्ट से अपील भी नहीं की है, तो इसलिए रिसीवर तो अभी है, यथास्थिति बनी हुई है। जहाँ तक मुआवजे की बात है, मुआवजा कोर्ट ने जो 9 लाख के आसपास जो कुटिया और उसके आसपास के जो निर्माण है उसका बनाया था, उसमें आधा आधा 6 लाख से ऊपर कुछ तुलसीराम का को दे दिया और बाकी का बाबा के लिए डिक्लेयर कर दिया। लेकिन ये मुआवजा भी न दे, इसके लिए हाई कोर्ट में आंदोलन गया है, वहाँ पर केस चालू है। लेकिन मुआवजे का एक हिस्सा तुलसीराम ने जमानत दे के निकाल लिया है उसमें से। ये स्थिति है। अब हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन हाई कोर्ट में जो चल रहा है उसमें रिसीवर वाला मामला नहीं है, सिर्फ स्वत्व का मामला है, जिसमें यह तय होगा कि तुलसीराम को जो दिया है ये गलत दिया है। बाकी जो है ये कुटिया जो है बाबा आमटे आवास निर्माण समिति की संपत्ति है, उनको मिलना चाहिए। रिसीवर को लेके हाई कोर्ट में कोई प्रेयर नहीं है कि रिसीवर हटना चाहिए उसको। ये केंद्र चालू लगता तो तुमको लगता है बाबा आते? मुझे लगता है कि केंद्र यदि चलता तो कभी एक आध बार तो कभी बाबा आते ज़रूर। हालांकि यहाँ से जाने के बाद बाबा का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो गया था, लेकिन फिर भी बाबा की अपनी जो इच्छा शक्ति है कहीं भी रही है जाने आ जाने की, कहीं भी
जाते हैं, वो साइकिल से कभी चलाते हैं, कभी पैदल चलते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि केंद्र यदि चालू रहता तो ज़रूर बाबा कभी देखने के लिए ज़रूर आते हैं यहाँ पर, रहने के लिए भले न सही। और मुझे लगता है कि ताई का भी बहुत लगाव इस इलाके से हो गया था। तो शायद जब कभी वो कहीं घूमने के लिए निकलते या कहीं और जाने के लिए निकलते तो रास्ते में कहीं ये इलाका पड़ता, तो ज़रूर वो यहाँ तक देखने के लिए ताई या और बाबा या ताई कम से कम ज़रूर आते हैं। रहमत, तुमने जब ये संभाली, जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, मतलब वहाँ एक खाली 3 एकड़ में फैला हुआ कैंपस, वहाँ पानी देना ही एक बहुत, मतलब सब पेड़ पौधों गार्डन को, शायद गाय भी थी, उसका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही संभालने में कोई एक व्यक्ति का काम नहीं था। तो जब तुमने ये जिम्मेदारी स्वीकार की तो तुम्हारे मन में क्या था कि किस प्रकार से ये चलेगा, और उसके आगे भी तुम्हारी सोच होगी कि यहाँ क्या कर सकते थे, केवल तुम्हारी नहीं, जब तुम्हें जो मीटिंग हुई तो एक समूह की भी एक सोच थी कि यहाँ क्या चलेगा, और तुम्हारी भी क्या सोच थी, ये बताओ। जब केंद्र को जारी रखने का निर्णय हुआ तो उस समय कई सारे साथियों ने अलग अलग तरीके के सुझाव दिए, लेकिन मुख्य रूप से वैकल्पिक विकास को लेके कुछ करने वाली जो बात थी कि जैसा गोल्डमैन पुरस्कार आंदोलन को मिला है तो उसकी राशि से कुछ कुछ, जैसा कच्छ में वैकल्पिक विकास के लिए कुछ कर रहे हैं, तो फिर ये भी सुझाव आया था कि वहाँ यदि कर रहे हैं तो नर्मदा घाटी में भी कुछ कर सकते हैं। राकेश भाई ने कुछ अलग अपना सुझाव दिया था, एक नोट लिखा था उसके लिए कि ये केंद्र किस तरीके के काम कर सकता है। तो जो आखिर में तय हुआ ये यही हुआ कि एक विकेंद्रित जल प्रबंधन को लेके कुछ शुरू करना चाहिए यहाँ पर, जो ट्रेनिंग से लेके मैदानी कार्य वगैरह जो कुछ भी हो सकते थे, तो उसको लेके शुरुआत तो कर दी थी और इस विचार को थोड़ा और विकसित करने की ज़रूरत थी। लेकिन चूंकि जिस तरीके से क्षेत्र की और आंदोलन की उपेक्षा रही, उससे फिर उस दिशा में फिर ज़्यादा सोचा नहीं जा सका, और वो जो काम जिस की वजह से केंद्र को जिंदा रखना था, केंद्र को चालू रखना था, उस पर तो कोई ज़्यादा सोच नहीं हो पाई। उल्टा केंद्र को कैसे चालू रखें इसी पर सारा समय हमारा चला गया। केंद्र को चालू रखने का उद्देश्य जो सबके मतलब कि विचार के बाद ही आया था, वो यही था कि एक ट्रेनिंग सेंटर की तरह उसको विकसित करें, जिसमें जो वाटरशेड की खासकर ट्रेनिंग दी जा सके। जो वाटरशेड का काम मैं भी जानता हूँ, तो सोचा था कि इस तरीके की गतिविधियाँ हम शुरू करेंगे तो हमारे भी जो नर्मदा घाटी में भी जो कई सारे गांव हैं जहाँ पर जल प्रबंधन की ज़रूरत है, उन लोगों को ट्रेनिंग दे के या वहाँ पर मैदानी कुछ गतिविधियाँ शुरू करके इस तरह का केंद्र की गतिविधियाँ जारी रखेंगे। तो मेरी जो रुचि थी वो विकेंद्रित जल प्रबंधन में ही थी, तो वही सोचा भी था कि केंद्र के माध्यम से करेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। उसी के पहले मैंने जल प्रबंधन की ट्रेनिंग ले चुका था, और चूँकि जब बाबा के जाने की जब बातचीत हुई तो उस मीटिंग में बागली से डॉक्टर मिहिर शाह और उनके साथी लोग भी आए थे। क्योंकि मैंने ट्रेनिंग वहीं से बागली से ली है, इसलिए उनका भी विचार था कि यहाँ रह के यदि रहमत यदि इस केंद्र को देखेगा तो जल प्रबंधन का एक ट्रेनिंग सेंटर एक अच्छा सा बन सकेगा। क्योंकि वहाँ का जो बागली वाला जो केंद्र है वो भी, उसका नाम भी बाबा आमटे लोक सशक्तिकरण केंद्र है, और वो मानते हैं कि बाबा से ही जो प्रेरणा मिली उसकी वजह से वो काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बागली वाले भी उसको अपने ही एक प्रोजेक्ट के रूप में देख रहे थे कि यदि ये केंद्र चालू रहा तो वहाँ से भी वो कुछ मदद करेंगे इसको, ताकि केंद्र से जो गतिविधियाँ जारी रहे वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा समुदाय को फ़ायदा हो। और आर्थिक भी कुछ आयोजन हुआ था क्या? पहले तो वो केंद्र
लोक बिरादरी प्रकल्प जो के नाम से संचालित हो रहा था, वो आनंदवन का ही एक हिस्सा था। आनंदवन के तहत ही लोक बिरादरी प्रकल्प संचालित हो रहा था, जिसमें बाबा के सहयोगी थे, वहाँ पर रह के सारा केंद्र की देखभाल करते थे। लेकिन उसके जाने के बाद फिर ये तय हुआ कि एक अलग से जो अब जो आगे का जो गतिविधियाँ होगी वो सीधा कम से कम आर्थिक रूप से आनंदवन से जुड़ा नहीं होगा, जो एक स्वतंत्र इकाई उसको संचालित करेगी। तो उसके लिए गांव की एक प्रमुख कार्यकर्ताओं की समिति भी बनाई थी, जो उसके लिए आर्थिक संसाधन जुटाएगी। जो न्यूनतम आर्थिक संसाधन वहाँ पर लगते थे केंद्र को चलाने के लिए, केंद्र की जो ज़मीन थी उस पर वहाँ के जो पौधे जो बाबा ने लगाए थे उनको जिंदा रखने के लिए। तो ये जो समिति थी उनकी जिम्मेदारी थी कि वो आर्थिक संसाधन घाटी से जुटाएगी। हालांकि इस समिति में उस समय तो काफ़ी सारे लोग हो गए थे, लेकिन उसमें से बहुत सारे फिर सक्रिय नहीं थे। लेकिन आप मतलब मैं नंदिनी बहन वगैरह ने थोड़ा प्रयास करके उस समिति को सक्रिय करने का काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी पहल करके कि हर 15 दिन में उनके साथ बैठना और बातचीत करना। उससे फ़र्क पड़ा भी था, आर्थिक संसाधन गांव से जुटे भी थे, लेकिन फिर भी वो आगे जारी नहीं रह पा रहे थे इतने प्रयासों के बावजूद भी। तो एक वो भी सवाल था कि फिर इस तरीके से कैसे चलेगा केंद्र। तो ये सब सवाल थे। और चूँकि जो प्रमुख कार्यकर्ता जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी वहाँ पर मीटिंग में, वो आंदोलन के ही प्रमुख कार्यकर्ता थे, लेकिन जो कि आंदोलन से सकारात्मक जब संकेत नहीं मिले तो उसका असर फिर उस पर भी पड़ा। तो उन्होंने भी उपेक्षा फिर शुरू की, जो कि वहाँ पर मीटिंग में सबके सामने जिम्मेदारी ली, लेकिन आगे जाके फिर उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में काफ़ी मुश्किलें हुई, क्योंकि पर्याप्त जो सहयोग देना चाहिए था उन्होंने वो उतना नहीं दिया। हालांकि फिर भी कुछ लोगों ने, जगन्नाथ काका जैसे लोगों ने काफ़ी उसको मदद करके और आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन जो लोगों की तरफ से होना चाहिए था कि स्वयं स्फूर्त उसका संचालन देखते, वो नहीं हुआ। फिर पर्याप्त जो मदद मिलना चाहिए थी वो घाटी से नहीं मिली। लेकिन उसका मुझे लगता है कि वो सीधा एक कार्यालय के रवैये से निर्भर है कि वहाँ पर जितने दिन मैं रहा, कार्यालय से कोई भी कार्यकर्ता कभी आए नहीं वहाँ पर। जब मीटिंग हुई तब भी हमने बुलाने का कोशिश किया, लेकिन उस मीटिंग में भी कोई कार्यालय से नहीं है। तो वो एक संकेत स्पष्ट था, और उस संकेत का असर जो प्रमुख कार्यकर्ता जिन्होंने कुटिया के संचालन में जिम्मेदारी लेने का आश्वासन दिया था, उस पर भी निश्चित रूप से नकारात्मक असर पड़ा। रहमत, जहाँ तक मुझे याद है वहाँ का खर्चा केवल मेंटेनेंस का इकट्ठा करने का, तुम्हारा खुद का व्यक्तिगत तो तुम ही करने वाले थे, तो तुम्हारा उस समय क्या ये सही है? क्योंकि केवल एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस का ही इकट्ठा करने की बात थी, है ना? हाँ, खर्च मतलब बहुत ही कम खर्च। जो वहाँ पर 2 कार्यकर्ता रह रहे थे, जो वहाँ की खेती का देखने का काम, पौधों को पानी देने का काम, वहाँ की सफाई का काम, वही उसी का खर्च था। बाकी मैंने जो जिम्मेदारी ली थी, मैं वहाँ से कोई किसी भी तरह के आर्थिक संसाधन नहीं लिए, मैंने कोई लिया नहीं, उल्टा मैंने तो दिया है वहाँ पर। और मेरे साथ गंगाराम बाबा रह रहे थे, लेकिन गंगाराम बाबा ने भी कभी कोई इस तरीके का मानदेय स्वीकार नहीं किया। वो भी केवल अपना समय दे रहे थे वहाँ पर रह के। तो मैंने और गंगाराम बाबा ने कभी कोई आर्थिक संसाधन वहाँ से न लिए, न कभी कोई अपेक्षा थी उस तरीके की।